पूरी की पूरी क्लास 12 फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे मात्र एक वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बताने वाला हूं। डेरिवेशंस कौन कौन से एग्जाम में छपने वाली डायरेक्टली वो बता दूंगा। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप में 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, एमसीक्यू में क्या क्या पूछे जाने एग्जैक्टली आपको यहां पर बताने वाला हूं। पेपर लीक है ये एक वीडियो आपका, ध्यान से वीडियो को बस एंड तक सुन लेना। अगर कोई चैप्टर आपने बिल्कुल जीरो पर रख रखा है, बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर रहा है, यहां से देख कर जाओ डायरेक्टली, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, काम खत्म। दो काम आपको करने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पहली चीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक और बेल आइकन को प्रेस, ये तो जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ का आगे वीडियो आने वाला है, वो आप मिस ना कर दो। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने एक टूल किट प्रिपेयर करी है, जहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और पीएचई के अंदर सैंपल पेपर्स, लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रिपरेशन ट्रैकर, सब कुछ मिलने वाला है। पूरा का पूरा एक कंप्लीट टूल किट है, सारा मटेरियल एक जगह, इसको यूज करके अपने क्लास 12 में 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, 99 रुपीज की मैंने इसको बना दिया है, तो इसको आप यूज करके अपने क्लास 12 के अंदर 95% स्कोर कर सकते हो। तो ये तो सबके पास होना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद क्वेश्चन सोल्यूशन सब कुछ आप सॉल्व करोगे। कहां से करोगे? टूल किट से करोगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टूल किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से अवेल कर लेना अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर चार्जेस रेस्ट पर रहने वाले। चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पहले क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या होती है? बेसिकली चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है ई के। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना। फिर अगर मान लो मैंने कहा एक चार्ज है मेरे पास, उसके ऊपर मैंने एक और चार्ज डाल दिया, एक और डाल दिया, एक और डाल दिया, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। Q1 Q2 Q3 सेकंड से न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। फिर दूसरी चीज क्या होती है? जो हमारा चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बेसिकली अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब बात करते हैं कूलॉम लॉ की। अब कूलॉम अंकल ने हमको एक चीज बताई, बड़ी प्यारी सी। क्या चीज बताई? मान लो दो चार्ज हमने रख रखे, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर दो चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे हुए, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों चार्ज सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों रिपेल होने वाला फोर्स लगाएंगे। और अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो दोनों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये चार्जेस का अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है, ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0, जो कि 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है इसकी, इसको याद कर लेना। यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट है ये एयर के लिए होता है, एयर के लिए इसको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखते हैं। लेकिन इसको हम परमिटिविटी कहते हैं बेसिकली इप्सिलॉन नॉट को। लेकिन अगर हमने किसी मीडियम में लिखना है, किसी मीडियम में लिखना है, तो हम लोग इप्सिलॉन आर लिखते हैं। इप्सिलॉन आर बेसिकली होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग लिख सकते हैं कि किसी मीडियम में परमिटिविटी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इसके इप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तो किसी मीडियम के अंदर अगर आपको निकालने की परमिटिविटी वो निकल कर आ जाती है। अगर एफ नेट की बात करते हैं, एफ नेट क्या होता है? बेसिकली मान लो मैंने कहा बहुत सारे चार्जेस हैं और उसकी वजह से बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं एक चार्ज के ऊपर, तो अगर उसमें नेट फोर्स हमको निकालना है तो उसको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, उसको वेक्टरली ऐड करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है न्यूटन। इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, और प्रोबेबल क्वेश्चन में बोर्ड के लिए बता देता हूँ जो बन सकता है न्यूमेरिकल टाइप में या एमसीक्यू में। मान लो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, ठीक है, जिसको हमने कह दिया +2 म्यू सी। एक चार्ज यहाँ पे रख दिया जिसको हमने कह दिया -3 म्यू सी, ठीक है, और एक चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया जिसको हमने कह दिया +4 म्यू सी। अब ये जो 2 म्यू सी है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा -3 म्यू सी से 4 म्यू सी से। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है। इसके आपको साइड्स ये रहेंगे, तो डिस्टेंस आपके बीच में है ही, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ये प्लस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो एक क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स इस तरीके से होगी, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब 2 म्यू सी और -3 म्यू सी में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा -3 म्यू सी की तरफ, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। ये दो डायरेक्शन आपके आ गए। अब इसी के बीच में यार आपको एक वेक्टर एडिशन करना है और यहाँ पे आपका नेट फोर्स निकलकर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकलकर आ जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बेसिकली एक चार्ज जो है वो अपने अराउंड एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है जिसमें अगर कोई एक टेस्ट चार्ज आए तो वो या तो अट्रैक्ट हो या रिपल्स या रिपेल हो, ठीक है। तो यानी टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट हो, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे वो इसकी फील्ड की वजह से, इसकी फील्ड की वजह से, ठीक है। अब ये बात समझ लेना, जो टेस्ट चार्ज हम हमेशा लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर मान लो ये चार्ज, ये जो चार्ज जिसकी वजह से फील्ड एक्सर्ट हो रही है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फील्ड बाहर की तरफ एक्सर्ट करता है, बाहर की तरफ एक्सर्ट करता है। तो जब टेस्ट चार्ज आएगा तो वो क्या होगा? वो रिपेल होगा, वो रिपेल होगा, ठीक है। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो फील्ड है वो अपनी तरफ एक्सर्ट करेगा। अगर मान लो इसमें एक टेस्ट चार्ज आएगा तो वो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो -q की तरफ होगी और प्लस क्यू से दूर होगी। ये डायरेक्शन को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। साथ में अगर इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Q0। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो एक Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो Q
चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से लिखें। पहले फोर्स हम किस तरीके से लिखेंगे, क्यू नॉट जो आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, के क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, जो कि फॉर्मूला है हमारा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या बन सकता है, बेसिकली ये बोल देगा कि दो चार्जेस दे देगा आपको, दो चार्जेस के बीच में आपसे पूछेगा कि दोनों चार्जेस के बीच में आर डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन चार्जेस के बीच में आर डिस्टेंस है, और आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि यहाँ पर किस पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब आपको क्या समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसी मान लो एक्स 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 डायरेक्शन में हो रही है, तो इस मान लो कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स। ठीक है, तो r माइनस एक्स को लेते हुए आप Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर x को लेते हुए यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे Q1 की वजह से। ठीक है, और फिर आप x को r के टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरीके से आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेना, ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं हमारे पास। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो हमने एक सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन में अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमने किसी एक वॉल्यूम में, किसी क्यूब में, किसी एक स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखो यार आगे चल के अभी आपको कैलकुलेशन में चीज मदद करेगी तो आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी पूरी बॉडी के अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी को हमने डायरेक्टली वॉल्यूम लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं स्फीयर की पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, स्फीयर ही सबसे ज्यादा ये पूछा था तो स्फीयर का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो 4/3 पाई आर क्यूब आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हो, और इसकी अगर आप रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आपको पूरी बॉडी के अंदर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वेरिंग है, तो आप कैसे कर सकते हो इसको, आप कैसे कर सकते हो, आप लिखोगे डी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी इक्वल टू रो। ठीक है, और डी क्यू आप कैसे लिख सकते हो, रो इंटू डी वी। ठीक है, ये एक छोटे चार्ज के लिए करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे मटेरियल के लिए। ठीक है, फिर अगर आपको स्फीयर के लिए डीवी लिखना है तो स्फीयर के लिए डीवी कैसे लिखेंगे, 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का। ठीक है, और इसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो से आर तक, जीरो से r/2 तक, तो आप टोटल चार्ज उस पर्टिकुलर जैसे जीरो से आर तक अगर करोगे तो जीरो से आर तक क्या चार्ज निकल कर रहा है, जीरो से r/2 तक करोगे तो वहां तक क्या टोटल चार्ज निकल कर आ रहा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये सवालों में कई बार यूज होता है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, इसके अलावा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको कैसे लेते हैं, क्यू अपॉन जो चार्ज, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का लेंथ है क्यू अपॉन एल से देते हैं। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बस इसके में इंटीग्रेशन वगैरह यूज नहीं होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरह ही है, ये भी क्यू अपॉन ए ही होता है। अगर ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो ये आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, और अगर यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ है तो आप इसको डी क्यू के फॉर्म में पुट करोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, जैसे हमने इस यहाँ पे करा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में करा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। दो चार्जेस रखे हुए हैं, दो चार्जेस अगर मान लो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मैंने कह दिया एक ओ पॉइंट ले लिया और इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये एक डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। दोनों चार्जेस के बीच में अगर जो डिस्टेंस है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा होता है। मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव से दूर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसी का उल्टा डायरेक्शन डाइपोल का रहता है, चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद मान लो मैंने एक डाइपोल ले लिया, डाइपोल से अगर मान लो जो डाइपोल का सेंटर है, इससे अगर मैं ऊपर जाता हूँ कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर तो उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। और अगर हम डाइपोल से यहाँ सीधे जाते हैं कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर तो उसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी डाइपोल की वजह से तो वो आप ऐसे लिख सकते हो, के 2p अपॉन आर क्यूब, के क्या है 1/4 इंटू 10⁹ और इक्वेटोरियल पे अगर आपको लिखनी होगी तो के पी अपॉन आर क्यूब आप लिख सकते हो। यहाँ पे पी जो है डाइपोल मोमेंट है और के आपका 1/4 है। इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से जरूर रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, बहुत टफ भी नहीं है, पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 स्टार बना देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा मान लो मैंने कहा कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, और इसमें एक डाइपोल लग दिया किसी भी एंगल पे इंक्लाइन करके। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर यहाँ पर एक चार्ज, इस डाइपोल पर यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे एक चार्ज होगा, तो दोनों के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और दोनों के ऊपर जब एक फोर्स एक्सर्ट होता है तो दोनों रोटेट होते हैं। अब जब दोनों रोटेट होते हैं तो रोटेट होने में कौन सा किस किस टर्म की सबसे ज्यादा बात करते हैं, टाउ की। ठीक है, तो टाउ यहाँ पे लग रहा होता है, और टाउ की वैल्यू क्या होती है, पी ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा क्या है, बेसिकली ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
कि जो पी और ई के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, मतलब पी और ई आपको दे देगा, थीटा दे देगा, आपको डायरेक्ट बताना होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है, थीटा 0 या 180 डिग्री है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री पे 0 ही होती है, ठीक है। तो ये टाउ होता है वो 0 हो जाता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 90 पे कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे थीटा मैक्सिमम, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वैल्यू पी इंटू ई होती है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना। दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि टाउ 0 है, अगर टाउ 0 है, जीरो थीटा 0 डिग्री की वजह से या थीटा 180 डिग्री की वजह से, तो दो अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, अगर थीटा की वैल्यू 0 है और टाउ 0 है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। अगर थीटा की वैल्यू 180 है और टाउ की वैल्यू 0 है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, जो कि होता है यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यानी पी और ई का डॉट प्रोडक्ट, यानी पी कॉस थीटा। इसमें भी आप सिमिलर केसेस बना सकते हो कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा अगर मान लो 0 डिग्री होगा तो यू क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है, बेसिकली एक सरफेस से एक सरफेस से एक सरफेस ले लो, एक सरफेस ले लो, एक सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं डी ए के साथ, डी ए वेक्टर के साथ, ठीक है। गॉस लॉ हमारा आ जाता है एक आगे। तो गॉस अंकल हमको क्या बता के चले गए, बेसिकली उन्होंने बताया कि अगर मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया, ठीक है, मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, मैंने ऐसे क्लोज सरफेस ले लिया, इसमें इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा ये अगर हमको निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, नेट चार्जेस, उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको बता देगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी से कितना फ्लक्स निकल रहा है। इसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। गॉस लॉ के तीन मोटे मोटे एप्लीकेशन आते हैं। पहला एप्लीकेशन आता है कि अगर मान लो मैंने एक लीनियर चार्ज आपको ले लिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आप लीनियर चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस मानते हो, गॉसियन सरफेस में आप एज्यूम करते हो कि एक सिलेंडर है और फिर हम इससे फ्लक्स लिखते हैं, तो हम इस तरीके से कुछ लिख देते हैं, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेते हैं लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं विच इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। गॉसियन सरफेस यहाँ पे आप मान लेते हो, गॉसियन सरफेस मान के किस तरीके से होता है बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। सेकंड हमारे पास आ जाता है, अगर मान लो एक हमारे पास एक प्लेट दी हुई है, तो उस प्लेट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें हम लोग क्या गॉसियन सरफेस मानते हैं, बेसिकली आप इसमें एक क्यूब मान लेते हो। तो इसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की अगर हम लोग बात करें, एक स्फीयर हमने ले लिया, ठीक है, एक स्फीयर हमने ले लिया, और इसमें मैंने कहा कि ये जो स्फीयर है इसमें इस तरीके से चार्ज सरफेस पे है। अगर हम लोग स्फीयर के अंदर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो रहती है, ठीक है, कोई प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही होती। और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचते हैं, तो सरफेस पे पहुंचते ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही हम सरफेस से बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लग रही होती है विच इज के क्यू अपॉन आर आर स्मॉल आर क्या है, कुछ भी आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा देख लो, बहुत क्लियरली आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने आर बोल दिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो यहाँ पे तो जीरो है, इनसाइड जब तक आप हो, तब तक जीरो है। फिर जैसे ही आप कैपिटल आर पे पहुंचे, यानी रेडियस पे पहुंचे, सरफेस पे पहुंचे, ठीक है, वैसे ही आपका एक शार्प वैल्यू आता है विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। देख सकते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस तरीके से ग्राफ रहता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब चार्ज जो है वो थोड़े थोड़े मूव करने लगे, ठीक है। अब समझ क्या होता है, अभी पूरी तरीके से मूव नहीं करें, बट मैं इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा कि जब चार्जेस मूव करने लगते हैं, मोशन में आते हैं, तब क्या होता है। लेकिन चार्जेस को हम थोड़ा थोड़ा इसमें एक जगह से दूसरी पोजीशन पे लेकर जाएंगे, ताकि कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे और कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज को पहली पोजीशन पे रखा और फिर उसको दूसरी पोजीशन पे जाके रख दिया। मैंने कहा मैंने यहाँ पे रखा पहले, ठीक है, और यहाँ से मैंने दूसरी पोजीशन पे रख दिया। अब मैंने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रखा तो कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा। अगर उस वर्क डन को हम डिवाइड कर दें चार्ज से जो चार्ज था, ठीक है, तो हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ जाता है। जितना वर्क डन हुआ उसको हमने डिवाइड कर दिया, चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इस बात को समझ लेना, अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा 2 पॉइंट्स के लिए ही लिखा जा सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस है।
अगर हमें सिंगल पॉइंट के लिए लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी सी याद दिमाग चला लेंगे, कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो दूसरा पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है। तो अगर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो उसकी उसकी उस वहां से लेके इस सिंगल पॉइंट पे लाने का जो वर्क डन होगा वो सिंगल पॉइंट का ही पोटेंशियल आपको बता देंगे। इन्फिनिटी पे हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो है, यहाँ पे हम मान लेंगे कुछ वी फाइनल है, तो वी फाइनल माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू लिख देंगे, तो वर्क डन अपॉन क्यू से इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इस तरीके से हम के क्यू अपॉन आर का पोटेंशियल हम लोग लिख देते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो डाइपोल हमारे पास दिया हो तो डाइपोल का हमेशा आप याद रखना कि डाइपोल का अगर आप पोटेंशियल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, के पी अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन सॉरी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, के क्या 1/4 थीटा की वैल्यू जीरो होगी, पोटेंशियल जीरो। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 होगी, सॉरी थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो पोटेंशियल के पी अपॉन आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो पोटेंशियल जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो कब होती है, जब इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे पढ़ा था ना, ये पढ़ा था, जैसे यही सेम केस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यही सेम केस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, अगर मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन है विच इज 90 डिग्री पे। ठीक है, और अगर मान लो एक्सियल पोजीशन है जहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, तो वहां पे हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल एक्सियल का बहुत आप यहाँ से याद कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो आपका पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू और क्यू दोनों स्केलर है, इस वजह से ये स्केलर होती है। दूसरा क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताया था, पोटेंशियल का नहीं बताया। अच्छा, दूसरा सवाल क्या पूछा सकते हैं, एक चीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, बेसिकली एक सरफेस में ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक सरफेस लिया, ये एक सरफेस। ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे, किसी भी दो पॉइंट पर आप जाओगे, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा वी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, जो कि आपका जीरो निकल कर आ जाएगा। ये बात हमेशा आप हमेशा याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस ही जब जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसी भी फील्ड से। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेरे को यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट खींचूंगा और इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट खींच के उसके परपेंडिकुलर आ जाती है। राइट, अच्छा, एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका कैसे बनता है, कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ आर डिस्टेंस पे इस तरीके से सर्कल में बन जाता है, हर पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से दो चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। के की वैल्यू 12 बताना पड़े, 9 × 10⁻9 1/4 पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब इस तरीके से ले लिया। ठीक है, एक क्यूब इस तरीके से ले लिया, इस क्यूब के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर यानी आठों कोनों पर, अपना कमरा देख लो, अपने कमरों के आठों कोनों पर आपने क्या रख दिया, एक एक चार्ज रख दिया। ठीक है, तो इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, देखो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम एक चार्ज लेंगे। ठीक है, एक चार्ज लेंगे और इस चार्ज पे 1 2 3 4 5 6 7 सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लिख देंगे, यानी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे चार्ज पे जाएंगे, दूसरे चार्ज पे जाएंगे, दूसरे चार्ज पे जाएंगे, दूसरे चार्ज की वजह से पहले वाले पे जो होगी वो क्या हो जाएगी, U21। अब U21 तो हमने लिख दिया एक बार, तो उसको काट देंगे, तो U23 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 26 लिखेंगे, 27 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने सब चार जगह ले लिए। फिर 3 वाले पे आएंगे, 3 वाले पे कैसे लिखेंगे, 3 वाले पे हम लिखेंगे 3 1 3 2 3 2 1 3 2 तो कंप्लीट ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 3 4 से 3 4 3 5 3 6 3 7। फिर 4 वाले के लिए 4 4 5 4 6 4 7, क्योंकि 4 1 4 2 4 3 यहाँ पे हम लोग ने एक बार लिख ही दिया, मतलब U31 U13 एक ही बराबर होता है। राइट, तो इस तरीके से हम सभी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ पे हमने सब मेंशन कर दिया, सबको हम लोग ऐड कर देंगे और एक एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से लिख देंगे। आर हमारे पास है ही, दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी ये होगा, कभी इसकी साइड होगी, कभी A/3 होगा, कभी जो भी डिस्टेंस होगा वो निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप सिस्टम में लिख सकते हो, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल के अंदर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर की पहले बात करते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में।
इस कैपेसिटर की एक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकलता है। कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी, क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज, वी क्या है? पोटेंशियल। अब सबसे पॉपुलर केस इसका हम पढ़ते हैं विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट ले ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पूरा नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे इस प्लेट का तो कैसे लिखेंगे? के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसमें के क्या है? के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम एयर की बात करते हैं तो के इक्वल टू 1 होता है एयर के लिए। या अगर बीच में मैंने कोई मीडियम लगा दिया, बीच में मैंने इस तरीके से कोई स्लैब लगा दिया, तो उसका मैं के डिफाइन करूंगा, वो यहाँ पे इस तरीके से दे दूंगा। एक प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है समझ लेना। मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, ठीक है, समझना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें मैंने आधे में को टी थिकनेस में कह दो, टी थिकनेस में कह दो, टी थिकनेस में मैंने एक स्लैब लगा दिया, एक अलग मटेरियल लगा दिया, और बाकी में मैंने एयर ही रख दी, ठीक है, डी डी में मैंने एयर ही रख दी। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर अगर आपको निकालना है कि इसके बीच में फोर्स कितना है या कैपेसिटेंस इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे? फोर्स तो बाद में निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो समझो, ये रखा है, क्या बोलते हैं, स्लैब रखा है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, यहाँ इसकी थिकनेस टी हो गई, ठीक है, और एयर वाले पोर्शन की थिकनेस क्या हो गई? अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है, तो ये क्या हो गई? डी माइनस टी हो गई, ठीक है। तो के जो है वो टी थिकनेस में और डी बाई टी थिकनेस में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब वो एयर है, ठीक है, तो के इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आप उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डी माइनस टी, ठीक है, डी माइनस टी, इस वाले में एयर है, और टी अपॉन के, इस वाले में आपका क्या है? इस वाले में क्या आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा है, इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस की कनेक्शन की बात करते हैं। मान लो मैंने एक कैपेसिटेंस सीरीज में लगा दिया, बहुत सारे कैपेसिटेंस सीरीज में लगा दी, तो उसके लिए अगर आपको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने बात करी कि मैंने पैरेलल में कैपेसिटेंस लगा दी, तो आप डायरेक्टली इसका अलजेब्रिक सम कर दोगे, C1 C2 C3, इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबल क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है? प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है? सिंपल सर्किट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने यार एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया, इस तरीके से सिंपल सर्किट आपसे पूछे जा सकते हैं कि यार भैया आप इसका नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बता दो, ये सीरीज में ऐड करके बता दो, सिंपल सवाल, ठीक है। दो केसेस में आपको और बता देता हूँ, दो टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, गूगल पे सर्च कर लो या कहीं भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी। इनमें एक तो इनफाइनाइट लेटर का केस, ठीक है। इनफाइनाइट लेटर क्या होता है? मतलब कैपेसिटेंस जो है वो इनफाइनाइट लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा कैपेसिटेंस लगे हुए हैं एक सर्किट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट तक लगे हुए हैं, तो इसमें हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जरूर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो बहुत बहुत ही फेमस केस है, ये आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं भी आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा आगे वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर आपको लिखना होगा तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, जो भी आपको दिया होगा उसके हिसाब से एनर्जी लिख देना, ठीक है। बहुत ही फेमस केस है, और सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ जाते हैं। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में, जहां तक मेरा मानना है पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा। अच्छा सवाल बनता है, क्या है? एक मैंने 4μF का कैपेसिटर ले लिया और उसको मैंने चार्ज करा 200 वोल्ट तक, ठीक है, और उसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने एक कैपेसिटर लिया, उसको 200 वोल्ट तक चार्ज किया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो पहले मेरे को बताना है इनिशियल एनर्जी क्या होगी। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ CV स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख दोगे। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस 4μF, और V क्या है यहाँ पे? तो 200 वोल्ट, जो कि जहां तक चार्ज करा गया था, और इसकी हमने इनिशियल एनर्जी यहाँ से निकाल दी, इस तरीके से हम निकाल दोगे। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा सकता है कि अगर मान लो मैंने 4μF कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक चार्ज करा, चार्ज हो गया वो, ठीक है, उसकी एनर्जी आ गई। अब मैंने इस कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में मान लो कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो कैपेसिटर लगाया है वो अनचार्ज है। तो इस अनचार्ज कैपेसिटर को इस चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों के बीच में फाइनल वोल्टेज क्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है, वो कैसे हम निकाल लेंगे? देखो दोनों के बीच में जो चार्ज होगा वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इनिशियल चार्ज कैसे लिखेंगे? C1/Q1। तो इनिशियली क्या था? 4μF का कैपेसिटर ही था, और वोल्टेज क्या था? 200 वोल्ट था, ठीक है। फाइनल चार्ज हम कैसे लिखेंगे? फाइनल हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ गई? बेसिकली अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कराया तो दोनों का एडिशन हो गया, मतलब मैंने अगर 4μF का एक और कनेक्ट कर दिया तो 4 + 4, ये आपकी नेट कैपेसिटेंस निकल कर आ गई, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा फाइनल वोल्टेज V2 हो गया, ठीक है। Q इनिशियल और Q फाइनल तो एक ही बराबर हो गए, तो इस तरीके से हम लोग Q इनिशियल Q फाइनल को एक बराबर कर देंगे, तो C1 V1 = C2 V2 करके V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, ये 200 है, ये आपका 8 है, ये आपका V2 है। V2 डायरेक्ट निकाल लोगे तो 100 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। अब फाइनली एक तीसरा सवाल बनता है कि यहाँ पे फाइनल एनर्जी, दोनों कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी क्या जाएगी? तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। C हमारा क्या था? नेट कैपेसिटेंस C1 + C2, यानी 4 + 4 8, ठीक है, 8 रख दोगे यहाँ पे। और फाइनल वोल्टेज क्या था? अभी हमने निकाला 100 वोल्ट, यहाँ से हमारा एनर्जी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट अगर आपसे पूछी जाएगी कि एनर्जी लॉस्ट है, तो फाइनल एनर्जी जो हमने निकाली माइनस इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी जो पहले पार्ट में निकाली थी और फाइनल एनर्जी इस पार्ट में निकाली,
दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें निकल कर आ जाएगी एनर्जी लॉस्ट। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, जेई के अंदर भी बनता है, 12th के अंदर भी बनता है, आप इसको पढ़ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से अगले चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक तो चार्ज रेस्ट पे थे, अब चार्ज भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। चार्ज जब दौड़ेंगे तो फिर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब चार्ज दौड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन से मान लो, ठीक है, चार्ज जो है कितना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं करंट, उससे उसको हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना कि जो अगर मान लो हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, इसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं करंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो उसकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, उसके तीन फॉर्मुले आते हैं, फटाफट से आप देख लो। पहला फॉर्मुला होता है जो कि हम लोग करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिखते हैं। कैसे याद करा था मैंने, आई इक्वल टू वडेन, वडेन VDANE वडेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडी क्या है, वीडी का एक और फॉर्मुला आता है विच इज ई टाउ अपॉन एम, ई टाइम अपॉन एम, ठीक है। इसमें ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टाउ क्या टाइम कांस्टेंट है, एम क्या मास, ठीक है। और एक और फॉर्मुला आता है, एक और फॉर्मुला आता है, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वी लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, ये वाला यूज होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल डायरेक्टली बनते हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल को आप, इन तीनों फॉर्मुलाज को आप पढ़ लेना। साथ में इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो डेरिवेशन है ये जरूर से रट लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली एक सपोज करो एक सरफेस ले लो, सरफेस से कितना करंट जा रहा है उसकी हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका हम लोग फॉर्मुला कैसे देते हैं, आई अपॉन ए इज एरिया क्रॉस सेक्शन, आई क्या होता है, आई तो करंट ही होता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कंडक्टिविटी नाम से भी एक चीज आती है कि कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मुला क्या जाता है, जे इक्वल टू टाउ इंटू ई क्या है पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो जे अपॉन ई निकल कर आ जाएगा। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है, तो इन दोनों फॉर्मुला को देख लेना। फिर एक हम लोग टर्म यूज करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना मोबाइल है, कितना तेजी से चल सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर। तो वो हम लोग कैसे देते हैं, वो हम लोग कैसे देते हैं, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू मोबिलिटी है, वीडी क्या है, वीडी क्या है आपका वेलोसिटी, और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। अब ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स अंकल ने एक लॉ बताया था कि V इक्वल टू आई आर होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। यहाँ पे आर का एक फॉर्मूला बचपन में हमने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब हमको पढ़ना है, विच इज दिस कि आर जो है वो कभी शायद शायद आपसे पूछा जा सकता है, या अगर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देकर आपसे आपसे आर निकालने को बोल सकता है, तो आर का एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको रट लेना है। फिर हमारे किरचॉफ अंकल ने दो लॉ दिए थे, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, दूसरा है किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है। अब देख लो केवीएल और केसीएल, इसमें हम लोग बात करते हैं। पहले केसीएल की बात करते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर जंक्शन है, ये पर्टिकुलर जंक्शन है, और इसमें बहुत सारी तारें लगी हुई हैं, बहुत सारी तारें लगी हुई हैं। तो ये जो तारे हैं, ठीक है, इसमें से मान लो किसी किसी चार्ज से करंट आ रहा होगा, किसी किसी चार्ज में से, ये देख लो 8 पे करंट आ रहा है, 7 में आ रहा है, मतलब जंक्शन की तरफ आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, देख लो जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। और किसी किसी चार्ज में जंक्शन की, किसी किसी तार में जंक्शन से दूर जा रहा होगा करंट, जैसे ये देखो जंक्शन से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो जो दूर जाने वाला करंट है उन सबको हम लोग ऐड करते हैं, और जो पास आने वाले करंट है उन सबको हम लोग ऐड करते हैं, दोनों का एल्जेब्रिक सम जो है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो i1 i2 i3 दूर जा रहे हैं, तो i1 प्लस i2 प्लस i3, और बाकी जो पास आने वाला है i4 i5 ये इसके सम की इक्वल होगा जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर एक मान लो एक मैंने सर्किट दे दिया तुम्हें, ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन पे अगर मैं आपको करंट निकालने बोलूंगा तो आप डायरेक्टली निकालते होने चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली चीज की तरफ, विच इज कि अगर एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है, तो एक क्लोज लूप में हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल है वो हमेशा नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने एक बैटरी लगाई, ठीक है, मैंने एक बॉडी ये लगाई, मैंने एक बॉडी ये लगाई, ठीक है, मैंने एक चीज ये लगाई, एक चीज ये लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पोटेंशियल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बैटरी के अकॉर्डिंग, बैटरी में तो पोटेंशियल प्लस माइनस इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी इस साइड नेगेटिव ही आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इस साइड अगर मान लो मैं बात करूंगा तो इस साइड नेगेटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेट पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में जीरो रहने वाला है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे मोटा मोटा बोलूं तो अगर मान लो इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल, इसका 3 वोल्ट है, अगर मैं आपसे इसका निकालने को बोल दूंगा तो आप निकाल सकते होने चाहिए हो, क्योंकि नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे इसका 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बैटरी का -5 वोल्ट है, ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। चलो इससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एनसीईआरटी से कर लेना। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल किट से कर लेना, टूल किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, बार बार बोल रहा हूँ, ले लेना, ठीक है। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ R0 रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर हमने कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। अब इस कितनी इंक्रीज होगी उसको अगर हम लोग बताना है तो हम उसको देते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारी नई रेजिस्टेंस है, ये हमारी पुरानी रेजिस्टेंस की, मैंने कहा 5 वोल्ट रेजिस्टेंस, 5 ओम की रेजिस्टेंस थी, और इसमें
टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर मैंने कहा मान लो मेरा पहले 200-300 केल्विन था, ठीक है, और मैंने बढ़ा के 400 केल्विन कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या आ गया, 100 केल्विन आ गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अपने एग्जाम में दी होगी, R1 आपको निकालना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर के 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो I2R, एक V2/R, एक V/I। ये आप हमेशा के लिए रट लो, क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल MCQ में पूछा जाएगा ही जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ये दे देगा आपसे इलेक्ट्रिक पावर पूछ लेगा। अच्छा, इसके अलावा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जैसा हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, उसका उल्टा होता है। वहाँ पे सीरीज में क्या था, 1/C=1/C1 + 1/C2 + इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं, R1 R2 इस तरीके से करते हैं। पैरेलल वहाँ पे कैसे था, पैरेलल वहाँ पे था C1 + C2 + C3 इस तरीके से था, जबकि पैरेलल हम यहाँ पे कैसे करते हैं, 1/R = 1/R1 + R2 + R3, ठीक है। यहाँ पर सर्किट, सिंपल सर्किट्स के केस पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कैपेसिटर में मैंने बोला था, वही रेजिस्टेंस में आपको पूछा जाएगा। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मान लो इस तरीके से एक आपको सर्किट दिया हुआ है, जहां पे एक ए रेजिस्टेंस है, एक बी रेजिस्टेंस है, एक सी है और एक डी है, और यहाँ पे ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ठीक है। आपसे पी और क्यू की पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, और यहाँ बीच में एक ई फंसा हुआ है, ई इस तरीके से फंसा दिया इन्होंने। अब इसमें इस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टफ है, तो आप कहोगे यार कैसे कैलकुलेट करें। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का केस होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर मान लो ए का रेजिस्टेंस RA/RB का जो रेशियो निकले वो RC/RD के बराबर आ जाए, और जनरली आ ही जाता है, बट आपको पहले लिख के प्रूव करना पड़ेगा, पहले लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा आ जाए तो इन दोनों ही पॉइंट पे, यानी पॉइंट में कुछ कह दे रहा हूं, सपोज करो Z और Y, तो Z और Y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V 0 हो जाता है। जब डेल्टा V 0 हो गया तो भैया यहाँ पे जो बीच में ई लगा था उसका कोई काम ही नहीं रह गया, तो वो हट जाता है। अब वो हट गया तो आप डायरेक्टली यार इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये दोनों सीरीज में है, ये ए और बी सीरीज में है, सी और डी सीरीज में है, फिर ये ए और बी का जो नेट निकल कर आएगा वो दोनों क्या है, वो दोनों पैरेलल में है, फिर आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आप कैपेसिटर के केस में भी करते हो, ठीक है। कैपेसिटर के केस में भी सिमिलर ही होता है। आप सेल और बैटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल और बैटरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक बैटरी जो आप पढ़ते हो, जो आप देखते हो आपके पास आता है, सेल जो आपके पास आता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तेजाब भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं तेजाब भरा होता है, ठीक है, तेजाब भरा होता है। तो तेजाब का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल r, ठीक है। साथ में इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगे होते हैं जो सेल के दो एंड्स होते हैं, ठीक है, सेल के दो एंड्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट लगे होते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट से ही हम एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। मान लो हमने कुछ एक्सटर्नल एक बल्ब लगाया, तो बल्ब जो एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। तो जो सेल का अंदर का रेजिस्टेंस हो गया उसको हम लोग स्मॉल r से दिखाएंगे, जो बाहर का होगा उसको कैपिटल R से दिखाएंगे। अब पहला केस आता है डिस्चार्जिंग का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो सेल की बैटरी है, सेल के अंदर जो बैटरी है, जो तो उसने कुछ, उसका जो ईएमएफ है, ठीक है। तो उसने कुछ, मैंने कहा कि कुछ 10 वोल्ट का ईएमएफ छोड़ा, 10 वोल्ट का ईएमएफ छोड़ा। तो 10 वोल्ट का जो ईएमएफ छोड़ा होगा उसने, उसमें से कुछ 3 वोल्ट तो सेल खुद ही रख लेगा। क्यों रख लेगा, क्योंकि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खा जाएगा, ठीक है, वो खा जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है वो खा जाएगा। तो मैंने कहा वो 3 वोल्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस खा गया, अब बाकी जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में जाता है। तो डिस्चार्जिंग के केस में इक्वेशन क्या बनती है, E = IR + V। IR क्या है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया वोल्टेज, और V क्या है, जो वोल्टेज आपका एक्सटर्नल सर्किट में गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग के केस में, तो चार्जिंग के केस में इक्वेशन क्या बनती है, E = V - IR। अब E = V - IR क्या है, बेसिकली मैंने कहा कि जो V है, ठीक है, जो V है वो एक्सटर्नल सर्किट से आपको एक वोल्टेज दिया गया, ठीक है, वोल्टेज दिया गया, ठीक है। तो वो वोल्टेज जो है, वो वोल्टेज जो आपको एक्सटर्नल सर्किट से दिया गया, वो वोल्टेज एक तो बैटरी के अंदर जाएगा, जो बैटरी ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ उसके अंदर जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। तो इसको ही अगर हम रीअरेंज करेंगे तो आईआर इधर आ गया, तो इस तरीके से ये बन गया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने फील करा दिया। अब बात करते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको दो या तीन चार सेल दे देगा, 2 या 3 4 सेल में आपसे पूछ लेगा कि भैया इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसमें आप बता दो मेरे को ईएमएफ क्या है पर्टिकुलर सेल की होगी। अब ये बात याद रखना, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये 2 सेल क्या है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पैरेलली ऐड करेंगे और इसके ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको इसको करते रहना, इस चीज को आपको करते रहना, इस बात को आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। अच्छा, एक चीज और, इसके जो सवाल हैं जरूर कर लेना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के सवाल जरूर कर लेना, एनसीईआरटी से जरूर से पढ़ लेना, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी दिए होंगे, ये सवाल जरूर लगा लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब क्या हुआ कि जो करंट जिस दिशा में दौड़ रही है, जिस दिशा में करंट दौड़ रही है, मैंने कहा एक तार है, इसमें ये तार है, तार की इस दिशा में करंट दौड़ रही है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने देखा कि यार कुछ ना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हमने प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करा। ये सिमिलर ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर पढ़ी। इसमें 2 लॉ हमारे आते हैं मोटे मोटे। पहला आता है बायोट-सवार्ट लॉ,
ठीक है, और दूसरा आता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। अब बायोट सवार्ट अंकल ने हमको क्या बोला कि भैया देखो, जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए यूज होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसका एक ही एप्लीकेशन होता है, ठीक है, विच इज सर्कुलर लूप का सेंटर पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सर्कुलर लूप हमने ले लिया, सर्कुलर लूप एक हमने रिंग ले ली, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको लिखनी है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमको लिखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला ये आ जाता है म्यू नॉट आई और आर टू आर इंटू एन। यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है, एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे मान लो कि जैसे मान लो एक रिंग ले लोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, दूसरी रिंग ले लोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, मतलब उसका ऐड हो गया, फिर तीन का तीन बार ऐड हो गया, चार का चार बार ऐड हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्पियर सर्कुटल लॉ का एक और एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुटल लॉ का आता है। बेसिकली ये क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई इनसाइड। ये आपको समझ देखा देखा लग रहा होगा कहीं, देखा देखा लग रहा है, वही तो है यार, बी डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा था ये, कौन क्या क्या चीज थी, क्या चीज थी, कमेंट करके बताओ क्या चीज थी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था, अभी पढ़ाया है मैंने, ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या चीज थी। इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इनफाइनाइट वायर ले लो, बहुत लंबा वायर ले लो, बहुत लंबे वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसका डेरिवेशन, खासकर इसका डेरिवेशन छोटा सा है, 3-4 लाइन का, पढ़ लेना, एनसीईआरटी से दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने एक रिंग ले ली, रिंग के सेंटर पे लिखूंगा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो मैंने आपको बता दिया म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। लेकिन अगर मैंने इस रिंग को इस तरीके से कर दिया और इससे कुछ एक्स डिस्टेंस पे अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो उसका फॉर्मूला ये आ जाता है, क्या, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। एक्स क्या है यहाँ से डिस्टेंस, और आर क्या है इसका रेडियस। अच्छा, एक सोलेनॉइड ले लो। सोलेनॉइड क्या चीज होती है, बेसिकली आपने इस तरीके से सोलेनॉइड ले लिया, इसमें एक तार लपेट दी, एक रॉड ले ली, इसमें तार लपेट दी उठा, ठीक है। अब जब हमने एक रॉड ले ली, मैं एक एग्जांपल से कैसे समझाऊं, मैंने एक बॉटल ले ली, मान लो बॉटल, ये सोलेनॉइड है, इसमें मैंने इस तरीके से एक तार लपेट दी, ठीक है। अब इस बोतल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, उसको हम लोग लेते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई। आई क्या है, जो करंट दौड़ रहा है इसमें, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, और एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ मैंने कहा ये है, ठीक है, और इसमें लपेट रखा है मैंने, तो एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हो। उसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है, आप देख सकते हो इस तरीके से फील्ड लाइंस बनती है, जो आपके एंड्स होंगे उससे निकलती हुई, जो आपका अंदर वाला पोर्शन होगा उसकी तरफ आती हुई, ठीक है। आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, एक चार्ज है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है, उसको हम लोग कैसे देते हैं, q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम इसको और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बी आपसे कभी कह देगा रिंग का, बी आपसे कभी कह देगा लाइन चार्ज का, बी आपसे कुछ भी पूछ, बी आपको दे देगा, बी आपको बेसिकली एक बॉडी दे देगा। मैंने कहा कि मैंने एक इनफाइनाइट वायर दे दिया तुम्हें, ठीक है, इनफाइनाइट वायर पे मैंने एक चार्ज दौड़ा दिया, अब इसे फोर्स बताना है, कैसे बताओगे, सिंपल चीज है, वेलोसिटी दी होगी आपको, क्यू आपको दिया होगा, ठीक है, बस आपको यहाँ पे इसका बी लिखना है। बी कहाँ से लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे, बी यहाँ से लिख दोगे और डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। बहुत ही क्लासिकल केस इसका आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। मैंने कहा कि दो वायर ले लिए और दो वायर को मैंने डी डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, और दोनों वायर में करंट दौड़ रही है I1 और I2, ठीक है। अगर दोनों वायर पे करंट दौड़ रही है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और जो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग कैसे देते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये फॉर्मूला कुछ सिमिलर लग रहा होगा आपको k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के, बट कुछ सिमिलर है, याद कर सकते हो, पूरा सिमिलर नहीं है बट इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो याद रखना ये r स्क्वायर है, यहाँ पे d है खाली, ठीक है, d स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इसको आप याद रख लेना। इसके दो केसेस बनते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी है, मतलब इसमें ऊपर दौड़ रही है, इसमें नीचे दौड़ रही है, तो फोर्स जो है वो इस तरीके से रिपल्सिव लगे, डिफरेंट डायरेक्शन में लगे, ठीक है। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट डायरेक्शन सेम है इस तरीके से, तो फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, राइट। और ये इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, दोनों ही केसेस के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो वायर आपको दे देगा और दो वायर में कह देगा कि भैया देखो यहाँ पर I1 इतना है, यहाँ पे I2 इतना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स बता दो, सिंपल आप इस फॉर्मूला पे रख के फोर्स बता दो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, इसमें चीज कभी पूछी नहीं गई बट पूछी जा सकती है। मान लो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन कर दिया, तो इसमें अगर मेरे को मोशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो एफ वेक्टर को लिख देंगे q इंटू ई वेक्टर, q v क्रॉस b, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी वजह से हमको फोर्स निकालना है, एक कंडक्टर ले लो उसमें करंट कैरी हो रहा है I, उसकी वजह से हमको फोर्स निकालना है,
तो हमें कैसे हम निकाल सकते हैं इसके अराउंड, अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही कुछ, तो उसको हम निकाल सकते हैं आई बी एल साइन थीटा, ये भी वही आई बी क्रॉस एल, ठीक है, इसको याद रख लेना। चलो इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, रेड क्वेश्चन से पूछ जा सकते हैं। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम लोग ने डाइपोल मोमेंट की बात करी थी उसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, उसी तरीके से होता है। वहां पे हमने चार्ज लिए थे, दो क्यू क्यू चार्ज लिए थे, यहाँ हम स्मॉल एम लेंगे और उसको हमको 2l डिस्टेंस पे रख देंगे, 2l डिस्टेंस पे रख देंगे, यानी ओ को सेंटर से ll डिस्टेंस पर, ll डिस्टेंस पर। तो इसका हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, जैसे हमने वहां कैलकुलेट करा था q इंटू 2l करा था, यहाँ स्मॉल m इंटू 2l हो जाएगा। फिर अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ये डाइपोल मोमेंट था, ये अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन आई इंटू ए। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट, ए क्या है, ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किसी भी एरिया को हम निकाल सकते हैं। जैसे रिंग के लिए निकालना है तो रिंग का एरिया रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब टॉर्क अगर हमको करंट लूप में निकालना है, एक करंट लूप है, ठीक, करंट लूप है, उसको हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कुछ टॉर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैसे समझाऊं, एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी सॉरी एक मोटर है, मोटर वाला केस बड़ा क्लासिकल केस है। तो मोटर में आप देखते हो कि दो इस तरीके से मैग्नेट लगे होते हैं और बीच में आपको एक आपका करंट एक लूप लगा होता है, और वो लूप क्या होता है, रोटेट करता है बहुत तेजी से। तभी आपका क्या होता है, आगे 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 क्या होता है, आगे वाली मोटर रोटेट होती है, ठीक है। तो ये इस पे टॉर्क कितना आता है वो हम कैसे निकालते हैं, एम क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का बी से क्रॉस। अच्छा एम हमने क्या पढ़ा था, एन आई ए, और बी क्या था, बी, तो हम इसको याद रख लेते हैं बीना साइन थीटा था। बीना यार घर में सबके होती है, एक ना एक मौसी या ताई कोई ना कोई तो बीना होता है ये घर में, ठीक है, तो बीना साइन थीटा था, इसको याद रख सकते हो, राइट। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे फटाफट से बात कर लेते हैं। एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एक सोलेनॉइड है, फटाफट से बात कर लो। एक सोलेनॉइड है, मैंने आपको पहले समझा दिया था, इसमें इस तरीके से करंट लूप है और इस तरीके से यहाँ पे अंदर से फील्ड लाइन निकल रही है, ये इसका और एक मैग्नेट का बिहेवियर काफी हद तक सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इसके भी अगर हम एक एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और इसके हम लोग अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे और एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, ये एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, तो अगर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी सेम जैसे हमने वहां पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के केस में, एक्सियल और इक्वेटोरियल के केस में, वहां पे P था, यहाँ पे M है, बस इस तरीके से आप दोनों फॉर्मुलास को लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं। मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे ना बहुत सारे फॉर्मुलाज आपके छोटे छोटे आते हैं, इसको आप डायरेक्टली रट लेना, छोटे छोटे फॉर्मुला तो बड़ी चीज है। मैग्नेटिक इंडक्शन लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एच प्लस आई। एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, बी अपॉन वी नॉट से निकालते हो। आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, एम अपॉन बी से आप देते हो। फिर हम लोग लिखते हैं रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम। एक्सएम आपका जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, आई अपॉन एच। इस तरीके से आप एक्सएम की वैल्यू लिखते हो। और ये वाले फॉर्मूला से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से याद कर लेना। एक्सएम आपको दे देगा, म्यू आर आपसे निकलवाएगा, या हो सकता है म्यू आर आपको दे दे, एक्सएम आपसे निकलवाए, कुछ ना कुछ चीज आपसे निकालना होगा। अंत में एक आ जाता है क्यूरी वीज लॉ। तो क्यूरी वीज लॉ आपको क्या बोलता है कि बेसिकली एक्सएम जो है वो होता है टाउ अपॉन टी माइनस टी सी। यहाँ पे टी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है समझो। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके पैरामैग्नेटिक मटेरियल बताया था। अच्छा भैया, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ये तुमको पता ही नहीं है, समझ लो क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसा मटेरियल जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं या लाइंस कह दो वो, या मोमेंट्स कह दो, मैग्नेटिक मोमेंट्स कह दो, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स कह दो, वो उल्टे सीधे लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है, ये बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ना इसमें, तो बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल आता है, इसमें क्या होता है, इसमें ना इसमें सारे के सारे फील्ड लाइंस ना इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड। फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल लगाए थे। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे भी एक ही लाइन में इस तरीके से इंक्लाइंड रहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन उल्टे रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहेंगे, तो होगा क्या है कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल इसके बाद एक आता है फेरी मैग्नेटिक। क्या होता है इसमें भी यार क्या होता है, यहाँ पे ना छोटी छोटी डोमेन्स होती है, जैसे मान लो एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये। तो हर डोमेन में इस तरीके से हर डोमेन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होते हैं, वो इंक्लाइंड रहते हैं एक ही डायरेक्शन में। जैसे मैंने कहा इस डोमेन के इलेक्ट्रिक मोमेंट्स इस डायरेक्शन में होंगे, इस डोमेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट्स मान लो मैं बात करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में होंगे, इस डोमेन के मान लो इस डायरेक्शन में होंगे। रहते एक डोमेन के अंदर क्या होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन इन डोमेन्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में डोमेन्स रहती है, समझ गए। तो ये क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक से कम होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, टीसी क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर था जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हीट करेंगे तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो सीधे सीधे इंक्लाइंड है वो उल्टे सीधे इंक्लाइंड है, समझ आ गया।
ये चीज, ये कंसेप्ट पूछा जाता है थ्योरेटिकल सवाल में, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है ये हर टाइप का मटेरियल। और इसके अलावा टीसी का क्या कंसेप्ट है ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। एक मैग्नेटिक फ्लक्स की पहले बात करते हैं। एक हमने अभी फ्लक्स की बात करी थी, आप याद करो, बी डॉट ए वाली, ठीक है, वहां बात करी थी। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं फ्लक्स होता क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है एक सर्टेन एरिया के अंदर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या एरिया, कॉस थीटा कॉस थीटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब देखो अगर फ्लक्स मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये ले लो बॉडी, ठीक है, एक बॉडी है, इसमें किसी टी टाइम पे मैंने कहा कि जो पानी है वो फ्लक्स है, ठीक है। तो इसमें किसी टी टाइम पे फ्लक्स मान लो यहाँ पे है, और टी इक्वल टू 1 पे मान लो यहाँ पे, टी इक्वल टू 5 पे मान लो यहाँ पे आ गया फ्लक्स, पानी खत्म हो गया, कम हो गया पानी, या पानी बढ़ गया, यानी चेंज हुआ पानी में, कुछ वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है। तो फ्लक्स में अगर चेंज आता है ना तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है वो, उसको हम लोग ईएमएफ को कैसे हम लोग बताएंगे क्या होता है, बेसिकली इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो माइनस, और उसको माइनस आगे लगा देंगे, माइनस d5/dt होता है, ठीक है। इसको हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर मान लो इसमें रेजिस्टेंस भी लगा दिया हमने ईएमएफ इंड्यूस होते हुए, तो क्या होगा, करंट करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ को डिवाइड कर देंगे आर से, तो हमारा करंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ एक ही दिया हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, n = 1 ही होगा। एक बहुत ही क्लासिकल केस इसमें ले लेते हैं, समझ लो। मैंने कहा कि एक मैंने इस तरीके से एक सर्किट लगाया, और इसमें यहाँ पे मैंने एक रॉड लगा दी, ठीक है। अब मेरे बात समझना, t इक्वल टू 1 पे तो रॉड यहाँ पे, ठीक है, t इक्वल टू कुछ 2 पे मान लो रॉड यहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे मान लो कुछ रॉड यहाँ पे। अच्छा, एरिया अगर हम लोग बात करेंगे, एरिया बात करेंगे, फ्लक्स के एरिया की बात करेंगे, तो t इक्वल टू 1 पे मैंने कहा मान लो ये एरिया कुछ ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, मैंने कहा कुछ ए कुछ l बोल दो, और ये वाला जो लेंथ है वो बोल दो कुछ L2, L1 L2 इस तरीके से बोल दो। तो t इक्वल टू 1 पे बात करोगे, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू L1। t इक्वल टू 2 पे बात करोगे तो क्या आ जाएगा, L इंटू L2। तो क्या हो गया, एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बी तो सेम ही है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इस तरीके से, सिंपल से फॉर्मूला से, व्हिच इज बीबीएल। इस पे सवाल भर भर के हर साल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, यही सर्किट दे देगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अगर मान लो मैंने इसी में रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट कैसे निकाल लोगे, ई अपॉन आर करके, ठीक है, ई अपॉन आर करके कैसे निकालोगे, वीबीएल अपॉन आर करके। भर भर के सवाल इस चीज पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ, इसका थ्योरी आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या चीज होती है, समझ लो, ठीक है। लेंस लॉ क्या होता है, मैंने कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है या फ्लक्स में चेंज आता है, तो एक करंट इंड्यूस होता है, जैसा मैंने आपको समझाया था, ईएमएफ इंड्यूस होता था, अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये कौन बताता है, ये लेंस लॉ बताता है। तो लेंस अंकल ने क्या बोला, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैंने कहा कि एक ये बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी, ठीक है, और मैं अपना चश्मा ले ले रहा हूँ, मैंने कहा एक ये बॉडी, चलो चश्मा ले ले रहा हूँ, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और ये चश्मा है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, समझना। मैं मैग्नेट को उसके पास ला रहा हूँ, तो मैग्नेट के पास लाने की ही वजह है कि इसमें 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 क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। वजह क्या है, मैग्नेट का पास लाना, वजह क्या है, मैग्नेट का पास लाना। जिस वजह से करंट इंड्यूस होता है, करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस वजह को रिपेल करे, उस वजह के उल्टा, उस वजह को बेसिकली क्या करे, अपोज करे। फॉर एग्जाम्पल समझना, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है, मैंने एक रिंग ले ली, ये रिंग है, ठीक है, समझ रहे हो, और इसमें मैं पास ला रहा हूँ, मैग्नेट पास ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रिंग में करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इस पास लाने वाले जो मैग्नेट है, इसको क्या करे, इसको रिपेल करने लगे, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको रिपेल करने लगे, यानी कॉज को अपोज करे। इसका कॉज क्या था, पास आना, तो कॉज को अपोज करना, इसको लेंस लॉ बोलते हैं। अब मान लो मैं कह रहा हूं, मैं मैग्नेट को यहां ले आया, अब मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है और मैग्नेटिक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब करंट कैसे इंड्यूस होगा, मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, तो इस पे करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है, इसका दूर ले जाना। तो अगर ये दूर जा रहा है, फिर इसमें इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि ये इसको पास लाना चाहेगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इसको पास लाना चाहेगा, बेसिकली वो उसके रीजन को अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस केस को ले रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, फिर एक डिवाइस की बात करते हैं, विच इज इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, जैसे हमने कैपेसिटर की बात करी थी, वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। ये इंडक्टर क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में,
या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म। इसका हम एक इंडक्टेंस निकालते हैं जो हम कैसे देते हैं, जो हम लोग एल से बताते हैं, जो हम लोग एल से बताते हैं। अगर मान लो इसके अराउंड में मेरे को ईएमएफ बताना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, कितना ईएमएफ है इस इंडक्टर के अराउंड, तो हम इसको कैसे देते हैं, माइनस एल अपॉन डी आई बाई डी टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें एल इसका इंडक्टेंस है, आई क्या है, करंट है, करंट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टी के प्रेजेंस, ठीक है। एक सोलेनॉइड ले लो, सोलेनॉइड में अगर हम लोग इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है, म्यू नॉट। इसी का केस आपके कोर्स में है, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। अब मान लो मैंने कहा कि मैंने दो सोलेनॉइड ले लिए, तो एक सोलेनॉइड में ना कुछ करंट में चेंज आएगा, तो जो करंट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से दूसरे सोलेनॉइड में कुछ वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो एक की वजह से दूसरे में इंड्यूस हो रहा है और पहले की वजह से दूसरे की वजह से पहले में इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से दोनों में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, पहले की वजह से दूसरे में, दूसरे की वजह से पहले में। तो पहले वाले में क्या इंडक्टेंस आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या निकल कर आ रहा है, उसको हम लोग कैसे देते हैं, N2 इंटू फाइव टू अपॉन I1। बेसिकली दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे वाले का फ्लक्स अपॉन पहले वाले का करंट। दूसरे वाले में क्या इंडक्टेंस आ रहा है, पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स, पहले वाले का नंबर ऑफ फ्लक्स, पहले वाले का फ्लक्स डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का करंट, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ठीक है। साथ में सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और थ्योरी कंसेप्चुअल सवाल भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा सकता है, जैसे व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप डायरेक्टली इसको एनसीईआरटी से डेफिनेशन इसकी पढ़ लेना, मैंने आपको मोटा मोटा समझा तो दिया ही। आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओ तो जो मैंने समझाया है वो एज इट इज वर्ड्स में लिखा ना, काम हो जाए, ठीक है। चलो अगले चैप्टर की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की। मैंने कहा एक बैटरी से करंट निकल रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है, तो एक बैटरी से करंट निकल रहा है 10 एम्पियर का, तो वो तो एक डीसी करंट हो गया। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा कि ये जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रही है, यानी जो मेरे घर में लाइट आती है वो क्या होता है, वो होता है एसी करंट। एसी करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है और उसको हम लोग एक वेव के फॉर्म में उसकी इक्वेशन देते हैं साइन ओमेगा टी की तरह, और ये इस तरीके से देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, बेसिकली साइन वेव बना हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करेंगे तो कैसे देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से हम देते हैं। इसमें तीन टाइप की चीजें निकल कर आती है। पहला पीक करंट क्या होगा, आई नॉट, ये जो आई नॉट है इसको हम लोग कहते हैं पीक करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है। पीक करंट कैसे मैक्सिमम होगा, इसलिए यार ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाती है, मैक्सिमम हो गया। फिर एक एवरेज करंट निकल कर आता है। अच्छा हमेशा बात करना, हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो साइन वेव है, अगर इसकी फुल साइकिल की बात कर लेंगे हम लोग, फुल साइकिल की बात कर ली तो यहाँ एवरेज करंट जीरो निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी हाफ साइकिल की बात करेंगे, इस पार्ट को हटा दो, हाफ साइकिल की बात करेंगे तो एवरेज करंट कितना निकल कर आता है, 0.67 इंटू आई नॉट, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट निकालते हैं, विच इज आई नॉट अपॉन रूट टू, वी आर एम एस निकालते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर ये क्या होता है, वोल्टेज। अच्छा ये निकालते क्यों है, क्योंकि हमको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी होती है इसी सर्किट में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटू कॉस फाई। फाई क्या है इसमें, फेज चेंज। फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो पावर एवरेज पावर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बेसिकली अगर मैंने बोला कि आई आर एम एस का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और वी आर एम एस का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फेज है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में जो फेज है 90 डिग्री की वजह से एवरेज पावर जीरो आ जाता है। ये बहुत ही क्लासिकल केस है, आपसे पूछा जाता है। अच्छा कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कैपेसिटर के अराउंड एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया जाए, ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर के अराउंड करंट को किस प्रकार से देते हैं, इस तरीके से देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। बेसिकली क्या होता है, जो ओमेगा टी का फेज है उससे ये फाइव बाई टू यानी 90 डिग्री ऊपर चलता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। साथ में आप यहाँ पर एक एक्सी निकालते हैं विच इज 1 अपॉन ओमेगा सी, इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा उसी चीज क्या था, अगर मान लो हमने एक इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर क्या था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर के अकॉर्डिंग के अराउंड अगर हमको करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू। बेसिकली अगर ओमेगा टी का फेज ये है तो ये इससे फाइव बाई टू पीछे चलता है, और यहाँ पे हम एक्सएल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्सी लिखा था 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे एक्सएल लिखते हैं ओमेगा इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस। फिर एक रेजिस्टर ले लो, रेजिस्टर के अराउंड अगर हमको करंट निकालना होगा तो वो आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। बेसिकली अगर ओमेगा टी का फेज ये है तो इसका भी फेज यही रहने वाला है, सेम ही फेज रहने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे हम एक्स आर लिखते हैं विच इज रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैंने आपसे बात करी, अगर मैंने एक एलसीआर सर्किट ले लिया जिसका सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एसी के अंदर अगर एक ही चीज पूछी जाएगी तो एलसीआर सर्किट होगा। तो वो क्या होता है, देखो ये तो ओमेगा टी का फेज है, इसी डायरेक्शन में आर का फेज आता है और उससे पाई बाय टू डायरेक्शन में एक्सी का फेज आता है और उससे पाई बाय टू कम डायरेक्शन में एक्सआर का फेज आता है, समझ रहे हो। पाई बाय टू आगे एक्सी क्या था, कैपेसिटेंस, पाई बाय टू पीछे, मतलब पाई बाय टू पीछे कैसे करूंगा, पाई बाय टू पीछे एक्सआर का फेज, ठीक है। अच्छा एलसीआर सर्किट में अगर मैंने एसी लगाया तो क्या होगा, पहले हम एक इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं,
इम्पीडेंस क्या है, इसका ही वेक्टर एडिशन है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना इसका ही वेक्टर एडिशन है। कैसे, देखो समझो, समझो कैसे वेक्टर एडिशन। मैंने कहा मान लो एक्सी, मैंने कहा कि मैं एक एग्जांपल से समझ लेता हूँ, मैंने एग्जांपल से बताया था, मैंने कहा मान लो एक्सेल ज्यादा है, एक्सेल ज्यादा है, ठीक है, ये एक्सेल है, एक्सआर नहीं है, एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है, और ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सी है, ठीक है। मैंने कहा एक्सेल ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा, नेट वेक्टर आ जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, आर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का अगर मेरे को वेक्टर एडिशन करना है तो इंपिडेंस निकल कर आ जाएगा, तो इंपिडेंस का वेक्टर एडिशन अगर मैं इसका करूंगा तो कैसे होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये तो होगा, और ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसका इंपिडेंस होता है, ये इसका इंपिडेंस होता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसके बीच में एंगल कभी कभी निकालने को आ जाता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप कैसे निकाल सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, इस तरीके से निकाल सकते हो, इसको हम लोग फेज बोलते हैं, इसको हम लोग, इस एंगल को हम लोग फेज बोलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, राइट। और अगर फाइनली मैंने आपको करंट ही पूछ लिया, करंट ही पूछ लिया, मतलब एलसीआर सर्किट के अराउंड, तो जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इंपिडेंस से, बेसिकली भाई ये क्या है, इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला, है आर की जगह बस इंपिडेंस लगाओ, इतना ही फर्क, ठीक है। अच्छा, एक बात हमको और याद रखनी है, अगर मान लो इस इंपिडेंस वाले केस में, इंपिडेंस वाले केस में अगर मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि एक्सएल और एक्सी, एक्सएल और एक्सी, एक्सएल और एक्सी एक बराबर हो गए, एक्सएल और एक्सी एक बराबर हो गए, तो जेड क्या हो गया, जेड क्या हो गया, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो जेड क्या हो गया, आर के बराबर आ गया, इंपिडेंस आर के बराबर आ गया। लेकिन अगर एक्सएल और एक्सी एक बराबर हो गए तो रेजोनेंस कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा, ये एक्सएल का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ओमेगा जो कि हमारा एक, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो इस तरीके से हमारा निकल कर आ जाता है, विच इज वन अपॉन रूट एल सी, ठीक है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एफ निकालेंगे, तो वो वन अपॉन टू परसेंट डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर एक क्यू फैक्टर की बात करते हैं, तो फटाफट से, क्यू फैक्टर क्या होता है कि एक सिस्टम कितना बढ़िया रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, वो क्यू फैक्टर से डिफाइन होता है। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे पूछा जाएगा और इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, अगर आएगा तो एमसीक्यू में ही आ सकता है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ जाना। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है, वोल्टेज को या तो हम बढ़ाना चाहते हैं या हम घटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इनपुट प्राइमरी कॉइल होती है, एक आउटपुट प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इसमें मान लो मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इनपुट प्राइमरी कॉइल में, इनपुट प्राइमरी कॉइल में कुछ एनपी है, ठीक है, और आउटपुट प्राइमरी कॉइल में कुछ एनएस है। अगर मैं चाहता हूँ कि वोल्टेज को मैं बढ़ाऊं तो मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी में कॉइल बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा वोल्टेज को कम कर दूं तो मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी में कॉइल कम कर दूं, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखो कि ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आता है, नंबर ऑफ कॉल्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ कॉल्स इन प्राइमरी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करोगे, इसलिए ये रेशियो बी एस अपॉन बीपी और आईपी अपॉन आईएस के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, इसमें कुछ भी अलग नहीं आएगा, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, बोलेगा भैया ये हमको बता दो, ठीक है। अब आ जाते हैं ईएम वेव्स के ऊपर, समझ लो, एक्स, सॉरी वाई एक्स जेड, ठीक है, वाई एक्स जेड। मैंने कहा कि अगर मान लो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें क्या होगा, ईएम वेव फ्लो होने लगेगी। ईएम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 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 मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेव फ्लो होने लगेगी, इसको हम लोग ईएम वेव बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना पॉजिटिव एक्सिस के साइड पर ही होती है, इसका डायरेक्शन अगर आपको देना होगा तो आप ई क्रॉस बी से इसका डायरेक्शन दे सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मान लो वेव बनानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड की वेव बनानी होगी तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साइड की वेव बनानी होगी इस तरीके से लिखेंगे। और अगर ई नॉट और ये जो ई नॉट और बी नॉट के बीच में रिलेशन निकालना है तो ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट लिखेंगे। सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सपोज करो मैंने आपको ई नॉट ये वाला इक्वेशन दे दिया और आपसे ये वाला इक्वेशन बनाने को बोल दिया, तो आप डायरेक्टली बना सकते होने चाहिए, क्योंकि के एक्स और ओमेगा टी तो यही वाला लग जाएगा, और ई नॉट से बी नॉट निकालने का फॉर्मूला ये है, तो इससे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी अगर आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, इस फॉर्मूला को यूज करके एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में आप निकाल सकते हो। ये भी सवाल डायरेक्टली आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला डायरेक्टली आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब ईएम वेव्स की वेलोसिटी की बात करते हैं। ईएम वेव्स की अगर कोई वेलोसिटी निकालनी है तो उसको हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं, वी नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में 1/√, ऐसे करके, और ये 3 × 10⁻⁸ निकल कर आती है। एग्जाम में ये प्रूव करने को आपको आ सकता है, इसकी वैल्यू पुट करके, इसकी वैल्यू पुट करके आपको सी की वैल्यू निकालनी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई और मीडियम आपको दे दिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पे ई एम लग जाएगा, ई एम निकालने एप्सिलॉन एम लग जाएगा। एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आने वाला है, जिससे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इसके यूज क्या क्या होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या क्या होती है, ये आपके टिप्स पर आपको याद होने चाहिए, सभी यूज आपको याद होने चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाना। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो इससे 100% सवाल आने वाला है। इसको लास्ट दिन एक बार देख के चले आना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे बढ़िया चैप्टर रे ऑप्टिक्स की तरफ, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर जिससे सवाल आता ही आता है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन। मान लो एक ही मीडियम, सेम मीडियम में अगर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये इंसिडेंट रे डाली और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, मान लो ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 3D में नहीं, ये एक ही प्लेन में रहने चाहिए तीनों चीजें। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमारा मिरर फॉर्मूला आ जाता है। मिरर फॉर्मूला में 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैंने u ले ली और f क्या है, फोकल लेंथ, अगर मैंने मिरर का कुछ f ले लिया, ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए तो हमेशा याद रखना कि इमेज की डिस्टेंस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्निफिकेशन, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे दे सकते हैं, -v/u से दे सकते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो फिर रिफ्रैक्शन की फॉर्मूला की बात करते हैं। लाइट के पाथ को अगर हम चेंज करेंगे डिफरेंट मीडियम के अंदर, सेम मीडियम के अंदर होगा तो रिफ्लेक्शन, डिफरेंट मीडियम के अंदर होगा तो रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक डेंसर, एक रेयरर। डेंसर क्या होता है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है। रेयरर क्या होता है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। डेंसर क्या होगा, जहाँ पे पार्टिकल जो है मीडियम के वो पास पास है तो उसमें लाइट हल्के 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 निकल पा रही है, ठीक है। रेयरर क्या है, पार्टिकल दूर दूर है तो लाइट पटाख से निकल गई। रेयरर हमेशा याद रखना, रेयरर एयर रहता है, एयर को आप रेयरर मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V से आप दे सकते हो उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो रेयरर से डेंसर की तरफ अगर लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि वो लाइट स्लो हो गई, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन अगर मान लो डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। फिर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक मैंने पानी ले ली, पानी की बोतल ले ली, और पानी की बोतल मैंने एक ग्लास ले लिया, सॉरी ग्लास पानी की बोतल मतलब ग्लास लिया, मैंने स्ट्रॉ डाली। तो जो स्ट्रॉ मैंने डाली है ना, तो स्ट्रॉ को ऊपर से देखोगे तो उसकी जो डेप्थ है वो कुछ अलग लगेगी, लेकिन उसका असली डेप्थ कुछ अलग है। तो जो लग रही है वो एपरेंट है, जो असली है वो रियल है। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ को अगर हम लोग करते हैं तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है। और एपरेंट डेप्थ अगर हमको निकालनी है तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी। इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल MCQ में लिखा हुआ है, आने ही आने वाला है, तो कर जाना। फिर आता है एक फिनोमेना आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही प्यारी चीज है, रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाता है। कैसे होता है समझना। पहली चीज, लाइट ना डेंसर से रेयरर में आनी चाहिए। रेयरर हमारा क्या है, एयर, ठीक है। डेंसर से रेयरर में अगर लाइट आ रही है तो ये तो हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम क्रिटिकल एंगल लेते हैं, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट हुई है तो उसमें ये फिनोमेना शो होता है। अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज होती है ये समझ लो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट हो, यानी इस क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। बात समझ आ गई, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन होता है। अगर आपसे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछ लिया गया तो आप डायरेक्टली बताते होने चाहिए कि अगर आई IC के बराबर हो जाए, इंसिडेंट एंगल IC के बराबर हो जाए, तो आर जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। ये MCQ में आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला होता है विच इज, जो हम लोग म्यू के फॉर्म में देते हैं, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, इस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर रेयरर मीडियम एयर है, रेयरर मीडियम को एयर अगर हमने मान लिया तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। इसके 3 एप्लीकेशन आते हैं। पहला एप्लीकेशन आता है ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन आता है इन्वर्ट इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेस, और तीसरा आता है डेविएट थ्रू 90 डिग्री। हाईली प्रोबेबल है कि इसके थ्योरी और कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। मोटा मोटा समझा दूं तो ऑप्टिकल फाइबर वाला जो केस है वो आप NCERT से एक बार देख लेना। इन्वर्ट इमेज का देख लो क्या होता है। जैसे मान लो एक प्रिज्म ले लिया, मैंने प्रिज्म ले लिया और मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी, मैंने इमेज ऐसी रखी, तो प्रिज्म के दूसरी साइड में इमेज इसकी इन्वर्ट हो जाएगी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और इसी तरीके से एक 90 डिग्री, अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है और इसकी इमेज को मैं 90 डिग्री डेविएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तीनों केस NCERT से पढ़ लेना, बहुत जरूरी केस हैं, पढ़ लेना NCERT से, ठीक है, सवाल से आएगा। चलो अब स्फेरिकल सरफेस से अगर हम रिफ्रैक्शन करना चाहते हैं तो रेयरर टू डेंसर अगर हम रिफ्रैक्शन करना चाहते हैं या डेंसर टू रेयरर करना चाहते हैं, रेयरर हमेशा याद रखना एयर है, ठीक है,
तो मोटा मोटा मान लो अगर एयर से किसी डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है या डेंसर से किसी एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसके अलग अलग फॉर्मूला आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग फॉर्मूला पे निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर इसमें आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर एक लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इससे लेंस मेकर फॉर्मूला का क्या यूज होता है, बेसिकली हम जो लेंस है उसका फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, अगर उसका R1 और R2 दिया हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका फोकल लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से इसका यूज करके, ठीक है। इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसका भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार 5 नंबर में भी आ सकता है, तो उसको अच्छे से कर जा रहा है, ठीक है। चलो, अगर लेंस एयर, अगर मान लो ये जो लेंस है ये एयर में है, ये लेंस अगर मान लो एयर में है, तो फॉर्मूला ये निकल कर आ जाता है, लेंस में का फॉर्मूला ये बन जाता है। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी अच्छे से पढ़ जाना, एग्जाम में काम आएगी। थिन लेंस फॉर्मूला हमारा एक चीज होती है, यहाँ ये आपका थिन लेंस फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन के लिए। फिर हमारा पावर ऑफ लेंसेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P = 1/f कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने मेरे बहुत सारे लेंसेज कंबाइंड है, तो मैं अगर पावर कैलकुलेट करना चाहूंगा तो उसको डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड कर सकता हूँ, P = P1 + P2 + C3 इस तरीके से। और फोकल लेंथ अगर मेरे को ऐड करनी है तो वो इस तरीके से ऐड होगी, 1/f + 1/f + इस तरीके से ऐड हो जाएगी, इस तरीके से ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा एक प्रिज्म ले लो, यहाँ से एक इंसिडेंट रे मैंने यहाँ से डाली, ठीक है, और फिर वो यहाँ से ट्रैवल करके फाइनली यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। इसका एक एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है, जिसको हम लोग ऐसे करके डोनेट करते हैं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, ये हम किस तरीके से देते हैं, ये हम किस तरीके से देते हैं, I/I' - एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है, ए को हम किस तरीके से देते हैं, R+R', ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, विच इज मिनिमम डेविएशन, बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट है। आई जहां पर क्या होता है, आई जो होता है वो I' के बराबर हो जाता है, आर जो है वो R' के बराबर हो जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, I+I' - A। अब I' के बराबर हो गया अगर मान लो, ठीक है, तो हमारा मिनिमम डेविएशन क्या निकल कर आ जाएगा, 2I - A, ठीक है, हमेशा याद रखो 2I - A, ठीक है। और हमारा आई क्या निकल कर आ जाएगा, इसी को रीअरेंज करके A + मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली ए अभी मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको बताया था R+R' होता है, तो आर अगर R' के बराबर हो गया तो यहाँ से आर क्या निकल के आ गया, R/A/2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनली स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin I/sin r, म्यू = sin I/sin r, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ होता है हमारा। ये हमने लगाया तो आई की जगह हमने पुट कर दिया A + सिग्मा, ये A+ डेविएशन m अपॉन मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, और साइन, और नीचे हमने क्या आर के क्या पुट कर दिया, A/2। ये वाला जो पूरा डेरिवेशन है भाई साहब एग्जाम में पूछा जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका मिनिमम डेविएशन है, या डेविएशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है, एक लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और एक प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में या 2 मार्क्स 3 मार्क्स या आ सकता है सवाल, थ्योरी में भी पूछा सकता है, लेकिन डेरिवेशन यार ये वाली ध्यान से पढ़ जाना, जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपली समझा दी। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, ये डेविएशन कब मिनिमम होगा, उस केस में मिनिमम होगा जब I के बराबर हो जाए और R के बराबर हो जाए। और फिर हम लोग स्नेल्स लॉ की मदद से किस तरीके से इसको लिखते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनली सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप आपका ये रहता है, अगर इमेज जैसे ये डायग्राम है आपका, ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर आप किस तरीके से लिख सकते हो, अगर मान लो ये यहाँ बी पर ये बन रहा है मान लो इसका इमेज, तो मैग्नीफाइंग पावर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ये इमेज मान लो इंफिनिटी पे बन रहा है तो ये आप इस तरीके से D/F से लिख सकते हैं। फिर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर मान लो जो हमारा ये वी है, यानी ये वी है, ठीक है, कहाँ गया वी, एक सेकेंड, ये जो वी है, ठीक है, ये अगर मान लो इमेज हमारा यहाँ पर ही बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर इस तरीके से देंगे। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है तो इस तरीके से मैग्नीफाइंग पावर हम दे सकते हैं। ये फॉर्मुलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए, मुझे पता है थोड़े से टफ है, बट इसको आप एक पेपर में नोट डाउन कर लेना और इन डायग्राम के ऊपर अच्छे से देख जाना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एग्जाम के अंदर शायद इस बार आ सकता है, मुझे लग रहा है, विच इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख जाना, बाकी भी अच्छी तरीके से देख जाना, बट इसको सबसे अच्छी तरीके से देख जाना, ठीक है। अगली चीज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होता है, यहाँ पर भी इमेज बनती है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर अगर मान लो जो हमारा डी है, जो डी डिस्टेंस है, यहीं पर अगर मान लो इमेज बन रही है, डी डिस्टेंस मैंने ये ले लिया, सॉरी ये है डी डिस्टेंस, ठीक है, मान लो यहीं पर हमारी इमेज बन रही है डी डिस्टेंस पे, तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऐसे आता है, अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो -FO/FE आ जाता है, ठीक है, FO/FE आ जाता है। एक बात याद रखना, अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से समझ लिया ना तो आगे वाले बहुत ही आराम से समझ आ जाते हैं, इतने टफ नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार केस शायद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा जाएगा। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ जाता है, दो तरीके के आ जाते हैं, एक तो केस ग्रेन
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, उस कॉनकेव मिरर में सेंटर में होल होता है, सेंटर में होल होता है। और दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ जाता है। इसमें हम लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब आर आर जो है वो लार्ज है, और फोकल लेंथ भी हम इसकी लार्ज ही लेते हैं, फोकल लेंथ में इसकी लार्ज ही लेते हैं। इसका खाली थ्योरी ही कोर्स में है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मुला वगैरह कोर्स में नहीं है, तो इसकी थ्योरी आप एक बार एनसीईआरटी से और रीड कर लेना। बाकी मोटा मोटा मैंने समझा तो दिया ही आपको कि यार ये लार्ज कॉनकेव मिरर होता है, इसका ये डायग्राम आप देख लेना एक बार। और इसमें क्या होता है, लार्ज कॉनकेव मिरर विद लार्ज फोकल लेंथ होता है, डायग्राम आप अच्छी तरीके से देख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये बात किसने बताई, ह्यूजेन थ्योरी में ये बात बताई गई, ठीक है, ये बात ह्यूजेन थ्योरी में बताई गई। बट उससे पहले छोटी मोटी चीजें, पहले ह्यूजेन थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखो समझ लो क्या है। पहली चीज आती है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है कि वेव फ्रंट बेसिकली होता है कि एक वेव के अंदर जो भी पॉइंट सेम फेज में है उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वेव ये है, तो इसका जो क्रेस्ट होगा, इसका जो क्रेस्ट होगा वो हमेशा सेम ही फेज में रहता है, यानी दूसरी कोई वेव ले लो उसका भी क्रेस्ट भी सेम ही फेज में रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, तो उससे वेव फ्रंट क्या होती है, इस तरीके से निकल रही होती है, इस तरीके से निकल रही, जो मैंने यहाँ पे बना रखी है वेव फ्रंट, ठीक है। एक लाइन चार्ज है तो उससे सिलेंडर के फॉर्म में वेव फ्रंट निकल रहे होंगे, और एक अगर मान लो इस तरीके से प्लेन चार्ज है, प्लेन चार्ज है, ठीक है, तो उस तरीके में इस तरीके से वेव फ्रंट निकल रहे होंगे। बात आप हमेशा याद रख लेना, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात समझो। अच्छा ये चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, ये चार्ज तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा था कि मैं आपको समझा पाऊँ। वही वाला केस है ये, जैसे हमने कहाँ पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था इक्व पोटेंशियल सरफेस में, उसी प्रकार का केस है। बट ये चार्ज नहीं है, यहाँ पे सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स है ना ये, यहाँ पे भी एक सोर्स है, ये चार्ज नहीं है, ये सोर्स है। ये इक्व पोटेंशियल सरफेस वाले केस की तरह ही है, कुछ को डायग्राम इसी तरीके से रहता है, कुछ क्या पूरी इसी तरीके से रहता है, ठीक है। अच्छा हमेशा याद रखना जो रेज है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जहां वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ रही थी इक्व पोटेंशियल सरफेस के, यहाँ पे रेज जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएंगी इस तरीके से वेव फ्रंट की। अच्छा हाइजेन थ्योरी ठीक है, हाइजेन थ्योरी ठीक है, देखो समझो क्या होता है। एक वेव फ्रंट जो होता है, मैंने कहा ये एक वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, वो एक सोर्स की तरह काम करता है जो एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हर सोर्स ने इस तरीके से एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर दिया। अब इन वेव फ्रंट से जो इन्वेलप बनेगा, जो इन्वेलप बनेगा उससे अगली वेव बनेगी। तो वेव फ्रंट्स इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ये सोर्स था, ये मैंने कहा ये एक वेव फ्रंट है, इसका हर एक सोर्स ने वेव फ्रंट निकाला, उससे एक इन्वेलप बना, उससे अगला वेव फ्रंट बना, फिर से निकाला अगला वेव फ्रंट बना। तो वे अब वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, इसके परपेंडिकुलर वेव क्या है ट्रैवल कर पाएगी, फील हो गया हो, ठीक है। तीन ही पॉइंट इसमें आते हैं हाइजेंस थ्योरी में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि हर एक पॉइंट जो होता है वो एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है, जिससे वो सेकेंडरी वेवलेट निकलती है। दूसरा क्या आता है कि इसका जो इन्वेलप बनेगा, उससे एक नया वेव फ्रंट आएगा, और ये क्या होता है, ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। बस ये तीन ही आपके हाइजेंस थ्योरी के अंदर तीन ही पॉइंट्स आपके आते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ हाइजेंस थ्योरी से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ हाइजेंस थ्योरी से इस बार 100% एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरी जान, कर लेना, कुछ करो ना करो चैप्टर में ये कर लेना, ये आएगा ही आएगा। अच्छा इसके अलावा मैंने दो वेव ले ली, ठीक है, दो वेव ले ली, तो अगर मान लो मैंने दो वेव का सुपर इंपोजिशन करा दिया, दोनों वेव दूसरे ऊपर सुपर इंपोज कर दी, तो उसको हम डायरेक्टली अलजेब्रिकली इस तरीके से y1 y2 y3 से ऐड कर सकते हैं। अब जब इसका एडिशन होगा तो इंटरफेरेंस होगा, दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली दो वेव जब आपस में मिली, जैसे एक वेव ऐसे ऐसे चल रही है, एक वेव और ऐसे चल रही है, दोनों आपस में मिल गई तो बड़ी बड़ी वेव निकलने लगी, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब दो वेव आपस में मिली, अब वो छोटी छोटी वेव बनाने लगी, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। यानी दो वेव मिलके अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली ग्रो कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव मिलके आपको डिस्ट्रक्टिवली ग्रो कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा वेव का वेव कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सुपर इंपोजिशन जब होता है, सुपर इंपोजिशन जब होता है तो दो वेव की अलग अलग इंटेंसिटीज होती है, दो वेव की अलग अलग इंटेंसिटीज होती हैं। उसको अगर हमने सुपर इंपोज कर दिया दो वेव को, अगर हम इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एडिशन का क्या 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 फॉर्मुला निकल कर आता है, ये देख लो, ये फॉर्मुला निकल कर आता है I1 पहले वेव का I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाइव, फाइव क्या है, दोनों के बीच में फेज जो है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो I1 I2 जो होता है वो I0 के बराबर हो गया, यानी इक्वल हो गया, दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल हो गई, तो हम उसको इस तरीके से दे सकते हैं I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे 4I0 किसी किसी किताबों में आई मैक्स के फॉर्म में भी लिखा होता है, तो अगर आपसे आई मैक्स पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली बताते होने चाहिए 4I0 के बराबर होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा, दोनों ही वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा से देते हैं।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस आपको निकालना होगा तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 से देते हैं। फेज डिफरेंस आपको निकालना होगा तो 2n पाई से देते हैं, और यहाँ पे 2n+1 पाई से देते हैं। इस बात को आप रट लेना, याद कर लेना, पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा हमने अभी हाइजेंस थ्योरी डिस्कस करी थी। हाइजेंस थ्योरी में हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के केस आपको मैंने बोला था कि पढ़ लेना। ठीक है, याद रखना हमेशा जो रिफ्रैक्शन का केस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, हर चीज़ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब दो तरीके के सोर्स आते हैं। सोर्स की हमने बात करी थी, सोर्स से निकल रहा होता है जो लाइट निकल रही होती है। सोर्स दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और फेज डिफरेंस सेम रहता है। जो भी वेव निकलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी, और फेज डिफरेंस सेम रहेगा। फिर आते हैं इनकोहेरेंट सोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है और फेज डिफरेंस भी सेम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, समझना। मैंने मान लो दो छोटी छोटी स्लिट्स ले ली और उससे एक लाइट पास करे, एक लाइट पास करे। तो एक लाइट का रे ऐसे गया, एक लाइट का रे ऐसे गया। अब ये लाइट का रे देखो यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, अलग अलग जगह ये सुपर इम्पोज करा, अलग अलग जगह क्या हुआ है, सुपर इम्पोज करा। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत ध्यान से समझना। ये लाइट जो सुपर इम्पोज करी इन्होंने, ठीक है, वो कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, वहां पे डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होंगे। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, किस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इस तरीके से चीज दिख रही होगी। ठीक है, अगर मान लो ये जो आपको पैटर्न दिखा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मैंने लिख रखा है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्या होते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमेशा याद रखो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन क्या रहती है। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन एन डी लैम्डा बाई डी से आप दे सकते हो। डी क्या है, इनके कैपिटल डी क्या, इनके बीच में डिस्टेंस है, और दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। यहां से आप दे सकते हो। डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन आप 2n-1 डी लैम्डा बाई 2 डी से आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखो एन जो है, यहाँ पर तो एन हम लोग 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे एन हम लोग 1 2 3 से लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। जीरो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे यार, जीरो रख दो यार, माइनस 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 डी लैम्डा बाई 2 डी आ जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए समझ में आ गया। इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। साथ में फ्रिंज का जो विड्थ है, ये जो फ्रिंज है, इस फ्रिंज का विड्थ क्या है, ये अगर हमको निकालना होगा तो वो डी लैम्डा बाई डी से हम देते हैं। और सभी फ्रिंजेस की विड्थ जो है वो इक्वल विड्थ ही रहती है इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस के अंदर। इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, आपको अगर पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, इसका न्यूमेरिकल ही खाली पूछा जाएगा डायरेक्टली। डी दे देगा, लैम्डा दे देगा, डी दे देगा, पूछ लेगा डायरेक्टली, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसका आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा। इंटरफ्रेंस का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। मैंने कहा जो हमको वहां पे पैटर्न शो हो रहा है वो क्या है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ठीक है, जो ब्राइट वाले इंटरफ्रेंस है, ब्राइट जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस शो हो रहे हैं ना, उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जो डार्क वाले हैं ना, उसमें इंटेंसिटी जीरो होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ही बढ़िया सिंपल सा ग्राफ बनेगा, जिसमें जो पीक है ग्राफ के वो सेम ही डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, सेम ही डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इंटेंसिटी मैक्स में मैक्स में मैक्स में मैक्स में, इस तरीके से पास में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलो अगर मान लो एक फॉर्मूला और आता है, जैसे आई मैक्स अपॉन आई मिन का अगर आपको निकालना है, मतलब अगर आपको I1 और I2 दिया हुआ, मैंने I1 लिख दिया 5 और I2 आपको दे दिया 3। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया कि भैया मेरे को यहाँ पर आई मैक्स और आई मिन निकाल के दे दो, इस फॉर्मूले का यूज करके आप आई मैक्स अपॉन आई मिन दे सकते हो। ठीक है, साथ में विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, जो टू स्लिट्स है उसका जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ है, उसके उसको 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 उसके वो अगर आपको दिया और अगर आपको I1 और I2 पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से यहाँ से निकालते होने चाहिए। दो फॉर्मूला रट लेना, न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, बट ये तो पक्का यूज होगा न्यूमेरिकल में, ये वाला तो पक्का यूज होगा। अब बात करते हैं फटाफट से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कॉर्नर्स में ना लाइट बेंड करती है। कॉर्नर्स में अगर लाइट बेंड कर रही है, ठीक, कॉर्नर्स में लाइट बेंड कर रही है और उसके आगे का जो ज्योमेट्रिकल शैडो है उसमें स्प्रेड हो जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना इस तरीके से एक स्लिट ले ली। ठीक है, समझना डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइट आई, टकराई और बेंड कर गई, बेंड कर गई। अब इसका देखो ज्योमेट्रिकल शैडो है वो क्या, ये है ना जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाया, ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब आगे जाती तो ऐसे जाती नहीं, ये शैडो पड़ता, ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, तो ये बेंड होके कुछ ऐसे गई, और यहाँ पे आया, यहाँ पे जो लाइट आई थी वो बेंड होके कुछ बेंड हुई, वो टकरा के कुछ ऐसे गई। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये होता है ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया। ठीक है, यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए एग्जाम्पल है इसका सीडी ले लो। सीडी में क्या होता है, सीडी में ना छोटे 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 ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स छोटे छोटे, उसमें डेटा पॉइंट्स होते हैं, उसी में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसके ऊपर लाइट जब आती है ना तो वो डिफ्रेक्ट करती है, तो इसी वजह से उसमें अलग अलग पैटर्न, उसको सीडी को घुमाओगे ना तो अलग अलग तरीके से आपको चीजें देखने मिलेंगी।
ठीक है, उसी को हम लोग उसमें क्या होता है उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, उसमें डिफ्रैक्शन का एक बहुत क्लासिकल केस है ये। ठीक है, अब देखो समझ लो, एक सिंगल स्लिट ले लो, मैंने कहा ये एक सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है, इसमें मैंने एक लेंस यहाँ पे लगा दिया ताकि लाइट जो है वो एक सोर्स से निकल कर आए तो वो पैरेलल फॉर्म में यहाँ पे आ जाए। देखो यहाँ पे लाइट रेस पैरेलल आई, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट रेस क्या है, पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, ठीक है, पैरेलल आई, लेकिन फिर ये स्लिट से टकरा के बेंड हुई, फिर बेंड हुई, बेंड हुई, बेंड हुई, स्लिट से टकरा के क्या हुई, बेंड हो गई, बेंड हुई, फिर मैंने एक और लेंस लगा दिया जहाँ जिसकी वजह से ये लाइट वापस से कहीं जाके कन्वर्ट हो जाए, कहीं जाके कन्वर्ट हो जाए, मेरी स्क्रीन पे जाके कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जब इस स्क्रीन पे जाके कन्वर्ट होती है तो वो जो हमारा सेंटर है, जो हमारा सेंटर है, ठीक है, जो हमारा सेंटर है उससे कितने डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ट हो रही है, वो सब हमको पाथ डिफरेंस, दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस देता है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए साइन थीटा, ए क्या है, ए क्या है, जो ये दोनों स्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ए बोलते हैं, और साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है। ये डायग्राम रट लेना, अगर सिंगल स्लेट के बारे में थ्योरी पूछी गई यही पूछी जाएगी। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस का उल्टा क्या होता है, इंटरफेरेंस का ये उल्टा रहता है, हमेशा याद रखना, डिफ्रैक्शन हमेशा इंटरफेरेंस का उल्टा होगा। इसमें एक सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, एक प्राइमरी मैक्सिमा होता है और एक मिनिमा होता है। असल में क्या होता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इसका देखोगे, जैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसका देखा था, इंटरफेरेंस का देखा था, वो ऐसे ऐसे था, ठीक है, जो एक ही मतलब जो सबके पीक से वो इक्वल थे। लेकिन यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, फिर ये डाई होता रहता है साइड साइड। ठीक है, तो प्राइमरी मैक्सिमा जो सेंटर पे बनता है वो अगर आपको बताना है तो उसका हम लोग विड्थ और एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ दोनों दे सकते हैं। तो एंगुलर विड्थ हम कैसे देंगे, 2 थीटा से देंगे, कैसे, 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, और लीनियर विड्थ बी नॉट से देंगे, कैसे देंगे, 2d लैम्डा बाय ए, दोनों फॉर्मुला आपको रटे होने चाहिए। फिर इसके बाद के जो छोटे छोटे सेकेंडरी मैक्सिमा है वो कहां पर आते हैं, 2n+1 लैम्डा/2d से। यहाँ पे n 1 2 3 4 5 लेने हैं, n इक्वल टू 0 ले लोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्राइमरी मैक्सिमा निकल कर आ जाएगा। और मिनिमा अगर आप बात करते हो, मिनिमा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमा जो आ रहे हैं, ठीक है, मिनिमा हमारे n लैम्डा/a से निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3, जीरो नहीं लेना है, यहाँ पे जीरो जाएगा तो थीटा ही जीरो हो जाएगा ना, जीरो नहीं ले सकते। तो n यहाँ पे 1 से लेना है, n यहाँ पे 1 से लेना है, हमेशा याद है। ठीक है, चलो, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ लिखा था, इसी तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ अगर आपको लिखना है तो ये लैम्डा/ए आता है, ये d लैम्डा/ए निकल कर आता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। एक चीज और, इसकी फ्रिंज विड्थ तो सेम नहीं होती, जैसे हमने इंटरफेरेंस में बात करी थी, वहाँ फ्रिंज विड्थ सेम थी, d लैम्डा/d थी, यहाँ पे सेम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं होती है। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने आपको यहाँ बोला ना, ये जो मैंने आपको बोला लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ये होती क्या चीज है, देखो ये होती क्या चीज है, ये होती है, ये होती है, ये जो सेंटर मैक्सिमा बना, ये जो सेंटर मैक्सिमा जो मैंने इंटेंसिटी पैटर्न आपको बताया था ना, इंटेंसिटी पैटर्न इसका बहुत हाई रहता है, तो ये जो सेंटर मैक्सिमा बना, इसका जो विड्थ है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर विड्थ। ठीक है, चलिए ये हमारा डिफरेंस आ जाता है, ये डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, बस ये आपको वर्ड्स में मैंने बता दिया है कि ये वर्ड्स में एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना के आ जाना है इंटेंसिटी का, और ये 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखो होता क्या है, ये वाले चैप्टर में होता क्या है, हमने क्या करा, हमने एक मेटल सरफेस लिया और इस मेटल सरफेस में हमने हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की एक लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की एक लाइट इंसिडेंट कराई। तो यहाँ पर जैसी लाइट इंसिडेंट होगी तुरंत ही कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पट्ट से निकल जाएंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पट्ट से निकल जाएंगे। इसमें एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी इंसिडेंट लाइट की, वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो, इसको हम लोग फाइव से देते हैं, इसको हम लोग फाइव से देते हैं, और ये ईवी में मेजर होती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल पे और सरफेस कंडीशन पे, जो सरफेस है उसकी कंडीशन और नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मतलब मेटल का नेचर कैसा है और सरफेस की कंडीशनिंग कैसी है। अगर हम एनर्जी लगाएंगे इस फाइव से ज्यादा तभी ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यही आइंस्टीन इक्वेशन हमारी निकल कर आ जाती है। क्या है आइंस्टीन इक्वेशन, इक्वल टू 5 प्लस के ई। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देखो ई इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो होता क्या है, ये एनर्जी हमने लगाई, ये एनर्जी हमने लगाई, ठीक है, जो हमने इंसिडेंट लाइट ली उसकी एनर्जी हमने लगाई। ठीक है, फाइव क्या है, फाइव तो वो मिनिमम एनर्जी है जो हमको लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी है तो फिक्स रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा जितनी एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रॉन्स में चली जाती है। उससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 5 वोल्ट की एनर्जी मैंने यहाँ से लगाई, 3 वोल्ट की इसमें चली गई, 2 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी 2 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन में गई, वहां से एमबी स्क्वायर से फोटो इसका मास रख के वेलोसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी आइंस्टीन इक्वेशन है कि मतलब जो एनर्जी हमने लगाई उसमें भाई कितना वो खा गया, वर्क फंक्शन खा गया, और बाकी का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चली गई। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझ लो इसका कैसे रहता है। देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी रहता है। एक यहाँ पे हम इमीटर प्लेट लेते हैं, इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक हम यहाँ पे कलेक्टर प्लेट देते हैं, कलेक्टर प्लेट में इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। यहाँ से हमने छोटी सी लाइट इंसिडेंट करी, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए। ठीक है, अब समझना, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है ये और ये कलेक्टर प्लेट में जाके कलेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग छोटी सी चीज़ और करते हैं। इसमें ना हम लोग डिवाइस लगाते हैं कम्यूटेटर करके डिवाइस लगाते हैं, जिससे हम करंट का डायरेक्शन को चेंज कर सकें, यानी आईसी को पॉजिटिव और आईसी को ही नेगेटिव कर सकें। अगर हम आईसी को पॉजिटिव कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, नेगेटिव कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसमें हम लोग एक माइक्रो एम्पियर भी लगाते हैं, माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस भी लगाते हैं, माइक्रोमीटर लगाते हैं, ताकि हम, क्योंकि करंट बहुत छोटा सा, क्यों एकदम हल्का सा निकल रहा है, माइक्रो में निकल रहा है, समझ रहे हो, 10⁻⁶ के रेंज में निकल रहा है, तो बहुत छोटा सा करंट निकल रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रो एम्पियर माइक्रोमीटर यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी, जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी जितनी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएंगे फोटो करंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो तो एकदम फिक्स रहती है। अब देखो दो केस समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मैंने इस कम्यूटेटर से आईसी जो है वो पॉजिटिव कर दिया, आईसी जो है पॉजिटिव कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते पट 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 जाने लगे बहुत तेज से। ठीक है, तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होने लगा। ठीक है, करंट यहाँ पे फ्लो होने लगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे तो करंट पे फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी करंट एक सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ दिखा सकते हैं। और होता क्या है, देखो करंट धीरे 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 फ्लो होना चालू हो, धीरे हुआ, फिर वो एक सैचुरेशन पे पहुंच गया, फिर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने मान लो 3 करंट आपको दे दिए, तो इसमें जिसकी वैल्यू ऊपर होगी इसमें आप दे सकते हो I1 I2 बता सकते हो, बहुत सिंपली ग्राफ पढ़ के आप दे सकते हो। अगर आईसी नेगेटिव है, अगर आईसी नेगेटिव है तो पता क्या होगा, देखो सोचो क्या होगा। मैंने कहा कि मैंने इस कम्यूटेटर से आईसी नेगेटिव कर दिया, अब आईसी मैंने अगर आपको नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुआ, बट फ्लो के माध्यम पहुंच ही नहीं पाया ना, फ्लो इलेक्ट्रॉन इस पर लाइट पड़ी, पट्टे से इलेक्ट्रॉन निकला, बट सामने एक और नेगेटिव चार्ज है तो वापस लौट गया, फिर वापस लौट गया, फिर वापस लौट गया, फिर वापस लौट गया, फिर वापस लौट गया। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे 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 क्या हुआ, आईसी आईसी हम बढ़ाते गए, आईसी हम बढ़ाते गए। ठीक है, आईसी क्या है, आईसी क्या है, इसका वोल्टेज ही तो है, आईसी क्या है, इसका वोल्टेज ही तो है, इसका वोल्टेज ही तो है, मीटर मीटर ये मीटर प्लेट का वोल्टेज ही तो है। वोल्टेज हम जैसे जैसे बढ़ाते गए। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट, तो जैसे ये हमारा इमीटर प्लेट है, इमीटर प्लेट से इमिट हुआ वापस आ गया, इमिट हुआ वापस आया, इमिट हुआ वापस आया, इमिट हुआ वापस आया, इमिट हुआ वापस आया। एक पॉइंट ऐसा जाएगा कि इससे इमिट हुआ और वहां से मतलब निकला ही नहीं, वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ गया, उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि निकला ही नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीएस। इसको हम लोग आगे समझते हैं। देखो पहले इसका ग्राफ समझ लो कैसा होता है। देखो ये वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, देखो वोल्टेज वोल्टेज जैसे से हम कम करते आ रहे हैं, नेगेटिव में कम करते आ रहे हैं, यानी नेगेटिव में बढ़ाते आ रहे हैं, नेगेटिव में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते आ रहे हैं, करंट बिल्कुल 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 जीरो होता है, डिके होता है, डिके होता है, डिके होता है। जहां पे बिल्कुल डिके हो जाएगा, बिल्कुल डिके हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही डिकट हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी उस पोटेंशियल ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रॉन का एमिशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देखो ये कुछ कुछ ग्राफ आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, मैक्सिमम ई मैक्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, इसको आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर वी मैक्स अपॉन वी का एक ग्राफ है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वी मैक्स अपॉन वी तो आप बहुत सिंपली समझ ही सकते हो, बहुत जरूरी बात है नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा ही पोटेंशियल, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पोटेंशियल जब लगा रहे हैं तब तक तो कुछ होगा ही नहीं, फिर जैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा होगा तभी वो धीरे 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 बढ़ना चालू होगा, फिर वो सैचुरेट हो जाएगा एक पॉइंट पे, वी मैक्स इस तरीके से। इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ मैंने आपको भी समझा ही दिया था। ठीक है, इसके साथ में इसका हमेशा याद रखना कि इसका जो स्लोप है ना, स्लोप जो है इसका, नहीं सॉरी नीचे वाले का, फिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरीके से रहता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ का मैं मान लो मैंने एक और लाइन खींच दी, तो सभी जितने भी अलग अलग मेटल होंगे ना, सबका स्लोप सेम होगा, सबका स्लोप सेम होगा। ठीक है, सबका स्लोप सेम होगा, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वीएस और फ्रीक्वेंसी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, वेव क्लासिकल वेव थ्योरी जो हमारी थी वो हमको क्या बोलती थी कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एम्पलीट्यूड जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंटेंसिटी अगर बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है वो इंटेंसिटी के से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये तो पहला रीजन बना था क्लासिकल वेव थ्योरी के फेलियर का। ठीक है, अच्छा दूसरा रीजन क्या बना, क्लासिकल वेव थ्योरी में ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है ये समझ लो क्या होता है। ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकले। अगर मान लो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो हमने जो लाइट इंसिडेंट करी वो हमने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नहीं करी, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नहीं करी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की कर दी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगी। ठीक है, ये हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन होता है, ये देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमारी आइंस्टीन इक्वेशन आ गई। एक हमने एच एफ फ्रीक्वेंसी का हमने, मतलब ये एच इंटू एफ, यानी एच इंटू एफ एनर्जी का हमने लाइट हमने इसमें इंसिडेंट करी। तो जो ये वर्क फंक्शन है ना, ये मान लो एच अपॉन एफ नॉट हो जाएगा। एच अपॉन एफ नॉट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही जो एनर्जी आती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और एफ नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कोई कंसेप्ट क्लासिकल थ्योरी में तो पढ़ाया ही नहीं गया, तो ये तो दूसरा रीजन बन गया इसके फेल होने का। अच्छा, तीसरा रीजन और एक और था। तीसरा रीजन क्या हुआ कि जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ये चीज तुरंत हो रही है, कोई टाइम लैग नहीं है। बट क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता, वेव फ्रंट बनते, वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट बनता, तो टाइम लैग होता ना थोड़ा सा, यहाँ टाइम लैग है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्लासिकल वेव थ्योरी पूरी की पूरी फेल हो गई, और फिर आइंस्टीन की थ्योरी हमारी आई, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई दी। ठीक है, जो आपको ऊपर पढ़ाई दी, और उसने कैसे एक्सप्लेन करा, इन सब पॉइंट्स को समझ लो। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ये वही इक्वल टू 5 + के, इसी से हमने लिखा जो मैंने आपको समझाया ना, एच म्यू नॉट और के मैक्स। ठीक है, तो जो के मैक्स है, के मैक्स अगर हम लिखते हैं, इसको हम इधर ले जाएं, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट होता है। तो अगर म्यू जो है वो म्यू नॉट से कम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो म्यू जो है म्यू नॉट से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो ये वाला तो रीजन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टीन ने। और पहला वाला रीजन कैसे एक्सप्लेन करा कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, वो इंक्रीज होंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। समझ रहे हो, एक एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हम एक फोटो इलेक्ट्रॉन की लिख रहे हैं, समझ रहे हो, वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में डिपेंड नहीं कर रही। तो ये चीज भी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दी, और साथ में टाइम लैग तो यार एक्सप्लेन हो ही गया ऑब्वियसली, जब हमने देखा कि जैसे ही फोटोन इसमें गिरा तुरंत इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। समझ आ गई। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं। डी ब्रॉगली अंकल आए, उन्होंने एक चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो नेचर दिखाता है, पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। और पार्टिकल नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में मास, चार्ज सब कुछ होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इन्होंने क्या बोला, बेसिकली देखो समझो क्या होता है कि जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड ना हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे नहीं करता। बेसिकली वो ऐसे 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 वेव के फॉर्म में करता है, जैसे मैंने ये रेड लाइन में दिखाया, वेव के फॉर्म में करता है। ठीक है, अच्छा इस पे इन्होंने यार इसका जो वेवलेंथ अगर निकालने को बोला गया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन्होंने एक दिया, जिसका फॉर्मूला होता है h/mv। ठीक है, इसमें h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है h, 6.662 10⁻⁻⁴ जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया। और h/mv, h/p, h/√3m लिख सकते हैं हम इसको, h/2m2 भी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा, वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन कर दोगे। इसकी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का ग्राफ, और सॉरी जितने भी मैंने आपको ग्राफ ऊपर पढ़ाए, वो ग्राफ और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का पूरा थ्योरी, प्लस जितने मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर बताया, इसका क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर पे आते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के ऊपर। पहली चीज इसमें पूछी जाती है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉइल ली, और पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स से एक हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, और हमने देखा होता क्या। तो इसमें तीन चीजें हुई। पहले तो क्या हुआ कि जो बम्बार्डिंग हुई इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो सीधे निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मोस्ट वेंट स्टेट, यानी इससे हमें पता लग गया कि एक जो एटम है, एक एटम के अंदर से तो हम निकाल लेते, तो एक एटम में बहुत सारी जगह खाली है, मैक्सिमम जगह खाली है, क्योंकि उससे मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो पास होगा। दूसरी चीज हमने देखी कि 1/8000 यानी 8000 में एक पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से कुछ ज्यादा हल्का सा, बहुत हल्का सा, पुन्न सा एकदम हल्का सा डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, और 1 in a million पार्टिकल क्या हुआ, पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो हमको ये बात समझ आ गई कि बहुत ज्यादा जगह जो है एक एटम में खाली है। लेकिन इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस है, जहां पे इसका 99% मास जो है कंसेंट्रेटेड रहता है, और वहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से सराउंडेड रहता है। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन था जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड मॉडल हम इनको बोलते हैं, रदरफोर्ड अंकल ने इनको दिया था, रदरफोर्ड अंकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या था, इन्होंने बोला कि जो
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, वो एनर्जी छोड़ रहा होता है, एनर्जी इमिट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ये बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर मान लो न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो अगर एनर्जी रिलीज ही कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो धीरे धीरे घूम के उड़ जाएगा। तो एक एटम स्टेबल कैसे है, मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं कैसे, क्योंकि अगर वो इमिट कर रहा है एनर्जी, तो उसको धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे धुआंधार उड़ क्यों नहीं रहा। फिर एक लाइन स्पेक्ट्रम कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरीके से जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, जो हमारी आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे मान लो एक एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 2 पे चला गया, ठीक है, दूसरे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो वहां से वो एक लाइन इमिट करता है, ठीक है, सेम लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ऐसा हो कैसे रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें बोहर ने एक्सप्लेन कर दी, हमने ऐसा नहीं बोला रदरफोर्ड मॉडल खराब था, वो ठीक था, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब उन्होंने फिर क्या, वो बोहर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें छोटी सी चीज आती है क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। देखो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर है, अल्फा पार्टिकल पट 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 जा रहे थे, जो 1 in a million पार्टिकल यहाँ पे गया वापस आ गया, वो सबसे क्लोज कितना जा सकता है, जिसके टकराने के बाद वापस आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मान लो इसका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो क्या है 2 × E, और जो न्यूक्लियस का चार्ज है ZE। यहाँ पे हम सिंपली उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था। यहाँ से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। फिर एक यहाँ पर एक इम्पैक्ट पैरामीटर भी आप पूछ लेता है कभी कभी। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली ये ट्रेजेक्ट्री देता है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ पार्टिकल बताता है। और देखो क्या होता है समझना, मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल पहले सीधे गया, जो बीच में गया वो तो सीधे बीच में गया, बीच से टकरा के वापस आ गया। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो टकराएगा, टकरा के इधर वापस जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा टकरा के इधर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा टकरा के इधर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा वो टकरा के सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ यही नीचे होगा, देखो यहाँ से टकराया तो यहाँ गया, यहाँ से टकराया यहाँ गया, हल्का सा और नीचे लेगा तो सीधे चला गया। तो यानी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली वो एक ट्रेजेक्ट्री बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी और किस एंगल से वो स्केटर हो, समझ रहे हो, किस एंगल, जैसे ये कम, ये ज्यादा एंगल से स्केटर हो रहा है, ये कम एंगल से स्केटर हो रहा है, तो ज्यादा एंगल से स्केटर होगा, कम एंगल से स्केटर होगा, पूरा 180 डिग्री वापस आ जाएगा, वो कौन बताता है, इम्पैक्ट पैरामीटर बताता है। और इम्पैक्ट पैरामीटर स्कैटरिंग एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर में उसका इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा होगा, समझ में आया। तो सॉरी, इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा, ये उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी गलती से उल्टा बोल दिया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर हम इस तरीके से दे सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसको इस पर क्वेश्चन तो नहीं आते, बट फॉर्मूला लिखने को आ जाता है, ये थ्योरी लिखने को आ जाती है, पूछ लेगा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है तो आप ऐसे बता सकते हो चीज। पूरा एक्सपेरिमेंट और ये थ्योरी कंप्लीट आपके 3-4 मार्क्स या 5 मार्क्स के सवाल में आ सकता है। अच्छा, अब बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल क्या है समझ लो। बोहर मॉडल का पहला पॉस्टुलेट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आप ही ऐसा ऑर्बिटल सेलेक्ट कर लेता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π की। ये तो पहला पॉस्टुलेट आ गया, जिसमें उन्होंने समझा दिया कि भैया वो एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही है, ये नहीं घूम घूम के उड़ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो अपने आप ही ऐसा शेल ले रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में। तो उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैसे दे सकते हैं, NH/2π से, जहाँ पे n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। अच्छा, इसके बाद दूसरी पॉस्टुलेट इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बोला कि जैसे मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी स्टेट में और एक हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, तो जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से एनर्जी इस पर लगाई जाएगी तो ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये देखो, ये हायर की एनर्जी है, लोअर की एनर्जी है, और ये रिलीज होगी तो H/F आ गया, तो ये फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग और अच्छी तरीके से लिखें तो हायर की एनर्जी लोअर की एनर्जी अपॉन ईवी को डिवाइड करेंगे तो Hc/λ आ जाएगा। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग 12400 अपॉन लैम्डा लैंगस्ट्रॉम में लिख देंगे, जो हमें बताता है, एनर्जी बताता है किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट की, किसी भी एक एक्साइटेड, बेसिकली किसी भी एक लेवल की, यानी n=1 की, n=2 की, इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे लैम्डा ले लो, लैम्डा से एनर्जी यहाँ निकाल सकते हो। अगर मैंने ये इस पे ना पता डायरेक्ट सवाल आता है, लैम्डा आपको दे देगा 12400, 1240 नैनोमीटर में एनर्जी निकाल दोगे बट्टे से, ठीक है। अब रेडियस एंड एनर्जी के फटाफट से बात कर लेते हैं बोहर मॉडल के अंदर। देखो, बोहर मॉडल ने रेडियस जो है वो क्या बताया था, इस फॉर्मूले से बताया था। और अगर हम इसको और एक H लाइक एटम के लिए देखेंगे, अच्छा एक चीज और, बोहर मॉडल जो होता है वो H लाइक एटम के लिए वैलिड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो H लाइक एटम के लिए देखेंगे तो इस तरीके से आप एनर्जी को दे सकते हो 0.59 AN²/Z, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो रेडियस हो गया, एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाता है
और इसको -3.6 जेड स्क्वायर ईवी अपॉन एन स्क्वायर से दे सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एनर्जी और रेडियस के इन फॉर्मुलाज पे डायरेक्टली सवाल पूछे जाएंगे। कैसे? आपको जेड दे देगा, जेड कैसे देगा, बोल देगा हाइड्रोजन है, और आपको एक्साइटेड स्टेट दे देगा, एन बता देगा कि मतलब एन इक्वल टू 1 का रेडियस निकाल दो, एन इक्वल टू 3 का रेडियस निकाल दो, डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन है खासकर एनर्जी का डेरिवेशन, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब एनर्जी लेवल ऑफ एटम पे आ जाते हैं, बात समझ लो फटाफट से तेजी से, ठीक है, फटाफट से तेजी से। मैंने कहा ये तो है आपका एन इक्वल टू 1 वाला लेवल, ठीक है, ये है एन इक्वल टू 2 वाला लेवल, एन इक्वल टू 3 वाला लेवल, एन इक्वल टू 4 वाला लेवल। एन इक्वल टू 1 पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ जिसका Z1 है, ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी निकालूंगा कैसे निकालूंगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, सॉरी जेड अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब एन इक्वल टू 2 का निकालूंगा कैसे निकालूंगा, जेड अपॉन एन स्क्वायर, 3.4 ये भी आ गया, ठीक है। अब एन इक्वल टू 3 का निकालूंगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक चीज आती है एक्साइटेशन एनर्जी, होता क्या है, एन इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करा एन इक्वल टू 2 में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसको। अगर एन इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन जंप करा 3 पे, तो उसको हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एन इक्वल टू 3 से जंप करा एन इक्वल टू 4 में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसका एनर्जी अगर हमको निकालना होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 2 में जंप करा, तो हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1। E2 क्या है -3.4, और E1 क्या है, E1 क्या है -13.6। तो ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं यहाँ से एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी, समझ में आ गया, 10.2 EV निकल कर आ जाएगी, लगभग 10.2 EV निकल कर आ जाएगी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी, जैसे मान लो एन इक्वल टू 1 पे हमसे पूछा गया कि भैया यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है या फर्स्ट एन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आपको अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकालो, बहुत सिंपली निकाल सकते हो। एन इक्वल टू 1 को एक्साइट कर दो एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, एनर्जी जीरो दे देंगे, इन्फिनिटी पे हम जीरो एनर्जी जीरो दे देंगे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो फर्स्ट जो हमारा एन इक्वल टू 1 है उस पर हम लोग बहुत आराम से आयनाइजेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। 2 पे निकालना हो तो कैसे करेंगे, ई इन्फिनिटी माइनस E2। ई इन्फिनिटी पे क्या कह दिया, जीरो कह दिया, E2 पे हम कैसे कह देंगे, E2 पे क्या कह देंगे 3.4, तो इन्फिनिटी पे जीरो माइनस 3.4, तो कितनी निकल कर आ जाएगी 3.4, इस तरीके से, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे निकालोगे, एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी इस तरीके से निकालोगे जैसे मैंने आपको नीचे दिया हुआ अब स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा, दूसरे एक्साइटेड स्टेट में गया, तुरंत वो वापस आता है, बहुत कम समय के लिए एक्साइट होता है, तुरंत वापस आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके बेसिस पे स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। अब कई सारी सीरीज होती है, पहली होती है लाइमन सीरीज, जैसे मान लो अगर फर्स्ट एन इक्वल टू 1 से एक्साइट होकर किसी हायर स्टेट में जा रहा है, 2 3 4 किसी में भी जा रहा है, तो उसमें जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइन होंगी वो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एन इक्वल टू 1 से अगर कूद के 1 इक्वल टू 2 पे जा रहा है तो अल्फा है, 3 पे जा रहा है तो बीटा है, 4 पे जा रहा है तो गामा है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछ दिया कि मेरे को बताओ कि अगर गामा लाइन इमिट हो रही है फ्रॉम लाइमन सीरीज, तो मेरे को आप बता सकते होने चाहिए कि इसका जो लैम्डा है वो कितना होगा, कैसे निकालोगे, गामा लाइन क्या है 4 है, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दोगे, आर का वैल्यू पुट कर दोगे, रेडबर्ग कांस्टेंट है वो पुट कर दोगे, लैम्डा डायरेक्टली निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जो मैक्सिमम लैम्डा होता है वो जो जो जैसे लाइमन सीरीज में ये 1 से हम लोग कूद रहे हैं, तो जहां से हम कूद रहे हैं उसकी अगली वाली जो स्टेज है, जहां से हम कूद रहे हैं उसकी अगली वाली जो स्टेज है, उस पर लैम्डा मैक्स निकलता है। और अगर हम वहां से कूद जाए इन्फिनिटी पे तो लैम्डा मिन निकलता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यही देखो आगे 5 सीरीज आ जाती है, जैसे बालमर आ जाती है, बालमर में क्या होता है, हम 2 से कूद रहे हैं, अब 2 से अगर 3 में कूदेंगे, यानी ये एन इक्वल टू 3 होगा तो मैक्सिमम, एन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो मिनिमम। अगर मान लो हम 4 से सॉरी 3 से कूद रहे हैं तो पास्ट टेन, 4 से कूद रहे हैं तो ब्रैकेट, 5 से कूद रहे हैं तो पफंड। तो मैंने अगर आपसे पूछा मेरे को पफंड सीरीज का मैक्सिमम लैम्डा बता दो क्या होगा, तो कैसे बताओगे, 5 से कूदेंगे छठे में, 5 की अगली स्टेट में कूदेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, 5 से इन्फिनिटी कूद जाएंगे तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, 10⁻⁻15 साइज का बहुत ही छोटा सा एकदम इतनी सी चीज आपकी, जो कि मैक्सिमम मास कंसेंट्रेट करती है एक एटम का, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में हमारा एक एटॉमिक नंबर रहता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटॉमिक मास रहता है। एटॉमिक मास क्या होता है, जो कि हमारा ए से हम देते हैं, तो ए हमारा क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही हम लोग दे सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg से, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट, इसमें ही हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक मासेस को। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपकी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछी जा सकती है।
आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप को कैसे याद रख सकते हो? इसमें टो से याद रख सकते हो। तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आइसोबार क्या होते हैं? जिसका 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 मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी इसका कतई उल्टा, इसका कतई उल्टा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स क्या होता है? इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग? एटॉमिक सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से हम निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन्स। तो ए माइनस जेड की वैल्यू जिन दो भी एटम में सेम होगी उसको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाना, एग्जाम में डायरेक्टली आएगी एंड बेसिकली आपको क्या कहेगा, दो एटम दे देगा, एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया। इसमें मैंने आपको बोल दिया 26 17, इसमें मैंने आपको बोल दिया सपोज करो 32 32 23। ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये आइसोटोन्स है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, 26 माइनस 17, पहले वाले में न्यूट्रॉन्स कितने हैं 9, और दूसरे वाले में कितने हैं 32 माइनस 23। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो नीचे कि यहाँ से आपका 9, तो ये आपका डायरेक्टली इतने न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन सेम सेम आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का रेडियस को हम कैसे निकालते हैं? आर इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। ए क्या है? मास नंबर। ठीक है। आर नॉट जो होता है वो 1.1 या 1.2 फेंटोमीटर हम लिखते हैं, यानी फेंटो क्या होता है 10⁻⁻15। ठीक है, इतना हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीबीएसई में बहुत सालों पहले कि डेंसिटी जो होती है वो क्या एटॉमिक ए पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। तो आप कैसे इसको बताते होने चाहिए? तो जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास क्या होता है? जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस में जो भी सामान है उसको अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल मास निकल कर आ गया, टोटल मास निकल कर आ गया। और वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? बेसिकली स्फीयर होता है वो, तो 4/3 πr3। अब आर की जगह अगर आप ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? आर नॉट ए की पावर 1/3। अब ए की पावर 1/3 की पावर 3। ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? ए, और ऊपर एक ए, दोनों ए कैंसिल हो गए। तो ये होता है, ये डेंसिटी होती है इंडिपेंडेंट होती है ए से, और साथ में डेंसिटी कांस्टेंट भी होती है। हमेशा याद रखना, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है एटम की। वो डेंसिटी क्या होती है? 2 × 10⁻⁷। ये फिनोमेना पूछा जा सकता है, डेंसिटी का, चीज की डेंसिटी क्यों डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि इसलिए इसलिए कांस्टेंट रहती है। ऊपर ए आता है, नीचे आता है, दोनों कट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर फोर्स की। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फोर्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उसको आपस में बांध के रखता है न्यूक्लियर फोर्स। एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो तो एक सिंपल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन जो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सहवाग से आप याद रख सकते हो, सहवाग से आप याद रख सकते हो। क्या है? SeWg। ठीक है, ये मुझे मेरे एक टीचर ने पढ़ाया था, सचिन सर करके एक टीचर थे। ठीक है, उन्होंने मेरे को पढ़ाया था बैक इन, जब मैं अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो उनसे मैंने पढ़ा था, उन्हीं का ये फॉर्मूला है, उन्होंने निमोनिक याद कराया था मेरे को। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है समझ लो कि एस है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ई है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लग रही है। वी क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब देखो, एक न्यूक्लियस जो है उसके 0.8 के डायमीटर तक ही डिपल्सिव फोर्स लगता है, और उसके बाद ना उस न्यूक्लियस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। उस न्यूक्लियस पे क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। अब इसका एक फिनोमेना होता है, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो, बहुत लंबा फिनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है। आप मोटा मोटा याद रख लो कि 0.8 डायमीटर तक डिपल्सिव रहेगा, उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, और ये चीज आएगी एमसीक्यू में। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। देखो, एक न्यूक्लियस मैंने ले लिया। ठीक है, एक न्यूक्लियस में कितना एनर्जी लगेगा जिससे वो न्यूक्लियस को हम तोड़ सकें, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या उल्टा भी बोल लो कि अगर मान लो न्यूक्लियॉन्स, उतने न्यूक्लियॉन्स मिलके आपस में जब पास पास आएंगे और एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो जितना एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए पहले हम लॉस इन मास निकालते हैं। तो लॉस इन मास को हम लोग मास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जब एक न्यूक्लियस को मैंने तोड़ा तो कितना मास पहले था और कितना मास बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। जो मास डिफेक्ट होगा उसको हम निकालेंगे कैसे? डेल्टा एम से, जेड इंटू एम पी। अच्छा, एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन इंटू एम एन, एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग ए माइनस जेड से देते हैं, माइनस मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। इसको अगर हम लोग जब माइनस करके निकालते हैं तो डेल्टा एम हमारा निकल कर आता है। डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देना 931 से, तो उसको वो मेगा ईवी में आपको बाइंडिंग एनर्जी निकाल कर दे देता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? जेड गिवन होगा, एम गिवन होगा, ए गिवन होगा। अब आपको यहाँ से एन निकालना है ए माइनस जेड से, और फिर डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम निकाल के ई निकाल देना, सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, मैंने अगर बोला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यही अंत में यही पूछता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो पहले तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो और उसको ए से, यानी एटॉमिक नंबर से, सॉरी मास नंबर से डिवाइड कर दो, मास नंबर से, एटॉमिक नंबर से नहीं, मास नंबर से डिवाइड कर दो।
फिर दो फिनोमेना आ जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली जब दो न्यूक्लियस का एडिशन होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो न्यूक्लियस का ब्रेकिंग होती है तो उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूजन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है फ्यूजन से, और फ्यूजन की एनर्जी कहाँ होती है, सन में। सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन में ना सन की एनर्जी में 4 रिएक्शन आती है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है न्यूक्लियर फ्यूजन वाले चैप्टर में, उस टॉपिक में हाइड्रोजन की है, कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होके फिर हाइड्रोजन टू ऐसे रिएक्शन की हुई है 4। पढ़ लेना, पढ़ लेना, सीधे आएगी एग्जाम में, सीधे सीधे पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ अ सन। फिर आप एग्जांपल दोगे सन का, फिर वो 4 रिएक्शन लिखोगे, तब आपको पूरे नंबर मिल रहे हो। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर, जो हमारा फाइनल चैप्टर है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। मेटल की तो बहुत ज्यादा होगी कंडक्टिविटी और नॉन मेटल की बहुत कम होगी, इसके बीच में जो मेटल जो मटेरियल आता है उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब होता क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक बैलेंस बैंड होता है। बैलेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड में क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, और उन दोनों के बीच में एक बैंड गैप होता है, एक बैंड गैप होता है। अब ये जो बैंड गैप होता है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें करंट फ्लो हो, तो मेरा 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 मोटिव होगा कि इस यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को कुदा के कंडक्शन बैंड में लेकर जाऊँ, तभी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, तभी करंट का कंडक्शन होगा, ठीक है। दोनों के बीच में बैंड गैप है, बैंड गैप है, और बैंड गैप हमेशा देखना ईवी में होता है, ईवी में होता है, ठीक है, एनर्जी में होता है। तो बैंड गैप जो दोनों के बीच में जो बैंड गैप है वो इंसुलेटर के केस में बहुत बड़ा होता है। तो इंसुलेटर के केस में जब वो बैंड गैप बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदा पाना यहाँ पे बहुत इंपॉसिबल है, राइट। इलेक्ट्रॉन कूदेंगे नहीं यहाँ तक, तो कंडक्शन होता नहीं है वहां पर। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेटल है यानी कंडक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो ये ओवरलैप करते हैं दोनों बैंड। तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वैलेंस बैंड में है उसी के जस्ट ऊपर कंडक्शन बैंड है, ओवरलैपिंग है, तो बहुत अच्छा कंडक्शन होता है। और सेमीकंडक्टर में ये थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर या थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ता है, तभी ये कूद के ऊपर जाते हैं और ऊपर ये कंडक्शन करना लगते हैं। समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा अब होल्स और इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर में। जैसे मैंने कहा ये सिलिकॉन है, ठीक है, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने इसमें एक टेम्परेचर इसका इंक्रीज करा, तो जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इसमें एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। कैसे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kBT। कहाँ पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, याद करो, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेट करने लगे ना इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो ये केस बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थे पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ना, तो यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई, एक समझ लो होल बन गया, एक वैकेंसी बन गई। अब ये वैकेंसी क्या कर सकती है, एक और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया वापस, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे वैकेंसी चली गई, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी तो ट्रैवल करती रहेगी, इसी को हम होल कहते हैं, ठीक है, इसी को हम होल कहते हैं। ये जो होल है, वैकेंसी क्रिएट हुई है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, उसी को हम लोग होल कहते हैं। और ये प्रोटॉन नहीं है, बट ये काम प्रोटॉन वाले करता है, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से ये भी अट्रैक्ट करता है, पर ये प्रोटॉन है नहीं, ये रियल चीज नहीं है कोई, ये खाली वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक बात को समझे, अगर मान लो मैंने सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन को एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ मैंने क्या करा, मैंने उसको डोप कर दिया। पेंटावेलेंट, देखो इसमें यहाँ पे इसका जो वैलेंसी थी वो +4 थी, इसकी क्या है, +5 है। तो जब मैं इसको डोपिंग करूंगा तो इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, ठीक है। अब सिलिकॉन को अगर मैंने डोप करा ट्राइवेलेंट के साथ तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, समझ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो होल ज्यादा हो गया, तो उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक, एक होते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, जो कि जिसमें डोपिंग करी गई, जो मैंने अभी आपको समझाया, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से। और इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, ठीक है। अच्छा, पी और एन, अगर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन यहाँ पे बनता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन बनते ही जो पी में, जो आपके पी में होल ज्यादा है और ई में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर बनने लगती है, डिप्लीशन लेयर बनने लगती है, पोटेंशियल बैरियर बनने लगता है, पोटेंशियल बैरियर बनने लगता है, जो कि एन से पी की तरफ मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है। आप मोटा मोटा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो, अगर ये डिप्लीशन लेयर थिन होगी, बहुत पतली सी बनी हुई है, बहुत पतली सी बनी हुई है, बहुत पतली सी बनी हुई है, तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और करंट जो है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है फ्रॉम एन टू पी। लेकिन अगर ये डिप्लीशन लेयर बहुत थिक बनी हुई है, मोटी बनी हुई है, तो रिवर्स बायस होता है,
और बहुत ही स्लो करंट फ्लो होता है। अच्छा, थिन का मतलब साथ में ये भी है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होता है, और थिक का मतलब ये भी है कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, तो इसमें जो पी वाला टाइप है उसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं बैटरी के, और एन वाले टाइप को माइनस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। लेकिन अगर मान लो मैंने इसी तरीके से, अगर मान लो मैंने इसको एन एन पे पॉजिटिव जोड़ दिया और पी पे नेगेटिव जोड़ दिया, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का डायग्राम और इसका एक वीआई ग्राफ होता है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा एज इट इज, उसको रट लेना, समझाने की जरूरत नहीं है इस ग्राफ को, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है। पी टाइप एन टाइप में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल समझा दिया रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रट लेना, ये चीज पूछी जाएगी, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, अब आ जाता है डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड ये जो मैंने आपको बनाया, पी जंक्शन मैंने आपको बनाया, ये डायोड एज ए रेक्टिफायर एक ही एप्लीकेशन आपके कोर्स में है। फॉरवर्ड बायस क्या करता है, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्या होता है, थिन डिप्लीशन लेयर बनाता है, बात आपको समझ आ गई। रिवर्स बायस क्या करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, थिक डिप्लीशन लेयर बनाता है, बात समझ आ गई। ये होता है प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पर हम डायोड के रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपके पास आ रहा है, वेव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, उसको एक फिक्स्ड डायरेक्ट करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, समझो। एक चीज होती है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर देखो ये, इसमें मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसफार्मर लगाया और मैंने यहाँ पर एक डायोड लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। ठीक है, अब इस डायोड में फॉरवर्ड बायस जो है उसकी वजह से वेव आ तो जाएगी, लेकिन रिवर्स बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग में मैंने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर करा रखा है। मतलब ऐसे समझो, वेव आ गई, वेव तो ये वेव पूरी आई, लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, जो डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्स बायस वाला जो वेव है वो बनेगा ही नहीं। तो ये इस तरीके से फॉरवर्ड बायस वाला ही वेव बनता जाएगा। तो वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से शो होता है इन हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं फुल वेव रेक्टिफायर लगाऊं, तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैं क्या करूंगा, दो डायोड लगा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लगाया, तो मैं यहाँ पे एक डायोड और लगा दूंगा, वो कि पैरेलल में हो। ठीक है, अच्छा, फुल वेव में क्या होगा समझना, यही हाफ वेव वाले प्रिंसिपल होता है। तो पहले डायोड से क्या हो रहा है, कि करंट आ तो रहा है बट वापस नहीं जा पा रहा है। मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट आ गया, लेकिन रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर इतनी मोटी है कि वापस ही नहीं जा पा रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में जो पहला डायोड है उससे कौन कौन सी वेव बन रही है, ये वाली बनी, फिर इसकी जो अल्टरनेट आएगी ये वाली बनी। ठीक है, और जो मैंने एक और डायोड लगा दिया, दूसरा डायोड लगा दिया, उससे कौन कौन सी लेयर बन रही है, उनसे कौन कौन सी वेव बन रही है, एक ये वेव बन रही है, ये वेव बन रही है। ठीक है, तो एक D1 से बन रही, D2 से बन रही, D3 से बन रही, तो दोनों डायोड अगर मैं पैरेलल में लगा दूंगा तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। यानी वेव मेरे पास आ तो ऐसी रही है, बट जा ऐसी रही है। समझ रहे हो, मतलब आ तो ऐसी रही है लेकिन अंदर मेरे पास ऐसी आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। समझ में आ गया इसके ये दोनों डिफरेंस और इसका डायग्राम। ठीक है, दो डायोड को हम बिल्कुल पैरेलल में कैसे लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार अच्छे से आप रीड और कर लेना, ये समझने के बाद समझा मैंने आपको दिया। ये कंप्लीट थ्योरी डायग्राम कर लेना, पूछा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने पूरी की पूरी फिजिक्स को खत्म कर दिया मात्र एक वीडियो के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, दिस इज ऑल। केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना। साइनिंग ऑफ।